एपिसोड 286 गौरी और बच्चे गायब। शिव ने घर के अंदर आकर जोर से चीखा, गौरी कहाँ है? शिव की चीख सुन सभी शांत हो गए। गाना बजाना बंद हो गया। यशोदा उसके पास आकर बोली, क्या हुआ बेटा, तू चीखा क्यों? और गौरी तो अपने कमरे में होगी। माँ, गौरी कमरे में नहीं है, मैं अभी अभी देखकर आ रहा हूँ, शिव ने कहा। उसकी चीख सुन अब तक रुद्र, मयंक, सत्यवीर और बाकी लोग भी अंदर आ चुके थे। माधव ने शिव के कंधे पर हाथ रख पूछा, क्या हुआ शिव, तू इतना परेशान क्यों है? गौरी नहीं मिल रही माधव, गौरी कहीं नहीं मिल रही, शिव ने भारी आवाज में कहा। उसकी भारी आवाज सुन विक्रांत भी चिंता से उसके सामने आकर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं जीजाजी? गौरी कहाँ जा सकती है, यही कहीं घर में ही होगी। शिव ने सिर हिला बोला, नहीं है, सब जगह देख लिया मैंने। ये सुन जिज्ञासा ने आकर कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं और सुमन खुद उसे कमरे में छोड़कर आए थे। स्नेहा और अंकित भी उसके साथ कमरे में थे, वहीं उसके पास बैठे खेल रहे थे। ये सुन शिव ने उसकी बाहें पकड़ कहा, दीदी, ना गौरी कमरे में है और ना ही बच्चे। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, बच्चे कैसे गायब हो सकते हैं? बच्चों को तो वहीं होना चाहिए, नीलिमा एकदम से बोली। उसकी बात सुन शिव ने उसे देख पूछा, क्या मतलब? शिव के सवाल से नीलिमा सकपका गई और संभलते हुए बोली, मेरा मतलब है भाई साहब, बच्चे जेठानी जी के साथ कहाँ जा सकते हैं, वो भी इतनी रात में? यही कहीं होंगे। यशोदा ने भी नीलिमा की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ बेटा, ये ठीक बोल रही है, यही घर में ही होंगे या फिर पीछे गार्डन में होंगे। शिव गुस्से से तमतमाते हुए बोला, माँ, नहीं है वो पीछे गार्डन में, और गौरी मेरे बिना अकेले गार्डन में कभी जाती नहीं है, ना ही बच्चे हैं और ना ही गौरी। मुझे गौरी का ये झुमका पीछे गार्डन में मिला है और पीछे का गेट भी खुला था। शिव के इतना कहते ही अब सब परेशान गए। सुधा और आलोक जी भी गौरी की चिंता में घबरा गए। आलोक जी शिव के पास आकर बोले, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसे कैसे घर से गायब हो सकती है हमारी बिटिया? आप जल्द से जल्द उसे खोजें। सुधा भी उसके आगे हाथ जोड़ बोली, हाँ शिव, हमारी बिटिया, उसे खोजे शिव, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। शिव उनके हाथ पकड़ बोला, सुधा जी संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा गौरी को। माँ, शिव ने यशोदा को इशारा किया तो यशोदा ने आकर सुधा को संभाला। माधव उसके कंधे पर हाथ रख बोला, शिव अब क्या सोचा है? तभी नीलिमा गुस्से से बोली, अरे सोचना क्या है, जो भी करना है जल्दी करो, क्योंकि जेठानी जी के साथ मेरे बच्चे भी मुसीबत में है। लेकिन किसी को उनकी नहीं पड़ी, सभी को जेठानी जी की चिंता है, घर लाडली बहू जो ठहरी। नीलिमा की कड़वी बातों को सुन शिव को गुस्सा तो आया, लेकिन अब वो नीलिमा के मुंह क्या लगता। किसी को भी नीलिमा का ये टोंट अच्छा नहीं लगा, लेकिन इस समय सभी खामोश थे। तभी रुद्र उसकी बाह पकड़ बोला, ऐसी सिचुएशन में भी तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आओगी। भैया को भाभी के साथ साथ बच्चों की भी चिंता है, लेकिन पहले पता तो चले हुआ क्या, तो पता करिए ना जल्दी। मुझे बस मेरे बच्चे मेरे सामने चाहिए, मैं जेठानी जी की वजह से उनकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। नीलिमा फिर कुछ ऐसा बोल गई जिससे सबकी नजरें एक बार फिर उठ गई। जिज्ञासा उसे संभाल बोली, संभालो अपने आप को, और ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ भी मत बोलो। शिव ने नीलिमा की बातों को इग्नोर का कहा, सबसे पहले तो सीसीटीवी फुटेज चेक करनी है, देखना चाहता हूं कि गौरी और बच्चे आखिरी बार कहाँ थे। शिव इतना बोल सीधा फुटेज चेक करने के लिए सर्विलेंस वाले रूम में आया। पीछे पीछे घर के सारे सदस्य भी आए। शिव स्क्रीन पर घर के पीछे वाले एरिया का सीसीटीवी फुटेज चेक करने लगा। उसने देखा कुछ लोग पिछला गेट खोल अंदर आए और गौरी के कमरे का दरवाजा खोल कमरे के अंदर घुस गए। कुछ देर बाद स्नेहा और अंकित उन लोगों के साथ बाहर आए और उनसे कुछ बोल रहे थे। देखते ही देखते अचानक गुंडों ने स्नेहा और अंकित को उठा लिया। स्नेहा और अंकित चीखने चिल्लाने लगे, हाथ पैर मारने लगे, लेकिन वो लोग बच्चों को उठा के गेट की ओर जा रहे थे। तभी उनके पीछे पीछे गौरी भी आए और उन गुंडों के पीछे भागी। उनसे कुछ हाथापाई भी हुई। आखिर में उन लोगों ने गौरी को भी वैन में बैठा लिया। पूरा फुटेज देख शिव ने गुस्से टेबल पर हाथ दे मारा। माधव फुटेज देख बोले, ये तो देखने से ऐसा लग रहा है कि वो लोग बच्चों को ले जा रहे थे और गौरी ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने गौरी को भी उठा लिया। जी माधव जी, आप सही कह रहे हैं, विक्रांत ने कहा और अपना फोन निकाल किसी को कॉल करने लगा। तुम किसे फोन कर रहे हो? माधव ने पूछा। अपने बाप को, विक्रांत ने गुस्से से कहा। ये सुन शिव ने उसके हाथ से फोन लेकर कहा, नहीं, ये दुर्जन सिंह का काम नहीं है, ये किसी और का काम है। विक्रांत बोला, अगर उनका नहीं तो किसका, और कौन ये कर सकता है? शिव ने सोचते हुए कहा, वो जो कोई भी हो मैं पता लगा लूंगा, लेकिन वो गौरी तो दुर्जन सिंह नहीं है, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। और वैसे भी उसने सच्चे दिल से माफी मांगी है और उसके पास दुश्मनी की कोई वजह नहीं रही अब। और वो ये सब कर वो अपने बेटे को हमेशा हमेशा के लिए खोएगा नहीं।
माधव ने भी सिर हिला कहा, शिव ठीक कह रहा है। ये दुर्जन सिंह नहीं बल्कि किसी और का काम है, लेकिन कौन? माधव भी सोचने लगा। इधर सुधा और यशोदा तो बुरी तरह घबराई हुई थी फुटेज देख। उन्हें गौरी की अब और भी ज्यादा चिंता होने लगी। एक तो उसकी प्रेगनेंसी और उस पर से दोनों बच्चे भी साथ, किसी को कुछ भी हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। शिव ने माधव की ओर देख कहा, माधव कमिश्नर को फोन करो और ये सीसीटीवी फुटेज उन तक भिजवाओ, और साथ इस वन का फुटेज भी। इस वैन की नंबर प्लेट भी नहीं है। ठीक है, मैं अभी करता हूँ कॉल। माधव इतना बोल वहां से चला गया। सभी सर्विलेंस रूम से बाहर आए। यशोदा रोते हुए बोली, हे मातारानी, मेरे बच्चों को सही सलामत रखना। नीलिमा भी अपने बच्चों के लिए परेशान इधर से उधर घूम रही थी। रुद्र उसकी बाह पकड़ बोला, देख लिया होगा तुमने कि भाभी बच्चों को बचाने के लिए क्या किया। वो लोग हमारे बच्चों को ले जा रहे थे, भाभी ने बचाने की कोशिश कर रही थी। नीलिमा अपनी बाह छुड़ा बोली, किडनैप भी उन्हीं की वजह से हुए हैं। ये सुन रुद्र हैरानी से बोला, क्या मतलब? नीलिमा गुस्से से बोली, कुछ नहीं, मुझे तुम्हें कोई समझाना। रुद्र कुछ और बोलता उसके पहले जिज्ञासा उसे रोक बोली, रुद्र रहने देना, वो भी परेशान है अपने बच्चों के लिए। हाँ भैया, दीदी सही कह रही है, प्रतीक्षा ने भी कहा। तो रुद्र नीलिमा से दूर हुआ और शिव के पास आकर बोला, भैया हमें जल्द से जल्द पता लगाना होगा उन लोगों का। मेरे बच्चे जाने किस हाल में होंगे, और भाभी भी तो नाजुक हालत में है। शिव उसके कंधे पर हाथ रख बोला, चिंता मत करो रुद्र, मैंने अपने लोगों को एक्टिव कर दिया है। अगले कुछ घंटों में उनका पता चल जाएगा। पता नहीं ये नया दुश्मन कौन आ गया, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे घर में घुस के मेरी गौरी और बच्चों को उठा ले गया और हमें इसकी कोई खबर ही ना मिली। लगता है वो जो कोई भी है उसे पता था कि आज हमारे घर में भीड़ होगी, और उसने इसी का फायदा उठाया है। तभी वहां इंस्पेक्टर आए। शिव उन्हें देख उनके पास आया। इंस्पेक्टर ने शिव से हाथ मिला, कहा, मिस्टर सिंह, मुझे कमिश्नर साहब का फोन आया था, क्या मैं वो कमरा देख सकता हूँ? जी आइए, इस तरफ है, शिव ने कहा और इंस्पेक्टर को लेकर कमरे में आया। इंस्पेक्टर ने अपने कुछ हवलदारों के साथ कमरे का मुआयना किया और कहा, ये दरवाजा पीछे गार्डन की तरफ खुलता है। जी, शिव ने जवाब दिया। इंस्पेक्टर ने कुछ सोच कहा, देखिए फुटेज में देखने पर पता चलता है कि वो गुंडे बड़ी आसानी से आपके कमरे में दाखिल हुए, इसका मतलब डोर अंदर से खुला ही था। शिव सिर हिला बोला, हो सकता है, क्योंकि गौरी को जब भी अनईजी लगता है तो वो बाहर टहलने चली जाती है। इंस्पेक्टर कुछ सोच बोले, देखिए वो पिछले गेट से अंदर आए तो क्या आपका पिछला गेट हमेशा खुला ही रहता है? नहीं, इसमें में लॉक लगा रहता है, और अगर लॉक ना भी हो तो भी इसमें पासवर्ड प्रोटेक्टेड लॉक है। घर के मेन गेट पर भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड लॉक है, तो फिर वो लोग अंदर आए कैसे? कूद कर तो आ नहीं सकते क्योंकि आपका पूरा घर डिजिटली प्रोटेक्टेड है। अगर किसी ने भी कूद कर आने की जरूरत की तो सायरन बज जाएगा, और वो लोग बकायदा गेट खोल कर आए हैं, ऐसा लगता है किसी ने उन्हें अंदर बड़ी आसानी से एंट्री दिलवाई है। इंस्पेक्टर सोच में पड़ गया और शिव भी सोचने लगा। दूसरी तरफ नीलिमा अलग बेचैन थी। वो बार बार अपने फोन को देख रही थी, जैसे किसी के कॉल का इंतजार हो उसे। उसके बच्चे किडनैप हो गए? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई उसके बच्चों को कैसे किडनैप कर सकता है? हिम्मत कैसे हुई? इस तरह के कई सवाल उसके मन में आने लगे। उसी समय शिव को माधव का कॉल आया। उधर से उसने कुछ कहा तो शिव ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, तू वहीं रुक, मैं आया। दूसरी तरफ मयंक, रुद्र और सत्यवीर भी अपने अपने सोर्सेस से पता लगवा रहे थे, और विक्रांत अलग से अपनी बहन को ढूंढने में लगा था। लेकिन गौरी कहाँ थी ये किसी को पता नहीं था। एपिसोड 287। स्नेहा ने किया शिव को फोन। एक अंधेरे कमरे में गौरी और बच्चे बंधे हुए थे। गौरी बच्चों को देख बोली, स्नेहा, अंकित, बच्चे आप लोग ठीक हो? स्नेहा और अंकित रोते हुए एक साथ बोले, हम ठीक है बड़ी मम्मी, आप ठीक हो ना? और बेबीज? वो ठीक हैं। ये सुन गौरी की रोनी सी शक्ल पर भी मुस्कुराहट आ गई। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ बच्चों, बेबीज ठीक है, और आप लोग रोना बंद करो। देखो, मेरी तरफ देखो, आप तो हमारे बहादुर बच्चे हो ना, तो रोना बंद करो। स्नेहा अपने आंसू पोंछ अपनी भौहों को तान बोली, ये बड़ी मम्मी, मैं बहुत बहादुर हूँ, अब नहीं रोऊंगी। ये सुन अंकित भी अपनी आंखें पोंछ बोला, हाँ बड़ी मम्मी, मैं भी बहुत स्ट्रांग हूँ। स्नेहा ने गौरी से सवाल किया, बड़ी मम्मी, ये लोग हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? गौरी अपनी गर्दन ना में हिला बोली, हमें भी नहीं पता बेटा, लेकिन मुझे पता है, अंकित ने कहा। गौरी और स्नेहा उसकी ओर देखने लगे। गौरी ने पूछा, क्या पता है? अंकित आंखें छोटी कर बोला, यही कि हमारा किडनैप हुआ है। अब ये लोग बड़े पापा से पैसों की डिमांड करेंगे। मैंने मूवीज में देखा है, ऐसा ही होता है। ये सुन स्नेहा भी सिर हिला बोली, हाँ भाई आप सही बोल रहे हो, मैंने भी देखा, और ये बैड अंकल्स किडनैपर्स हैं, और अगर इन लोगों को पैसे नहीं मिलते तो ये किल कर देते हैं। तो क्या ये लोग हमें भी मार देंगे?
इतना सुन गौरी तुरंत अपनी गर्दन ना में हिला बोली, ऐसा नहीं कहते बेटा, कुछ नहीं होगा आपको, ना हमें। देखना आपके बड़े पापा आएंगे और हमें यहाँ से ले जाएंगे, तब तक आप लोग बिल्कुल मत डरना। नहीं डरेंगे बड़ी मम्मी, हम बड़े पापा के आने का वेट करेंगे, अंकित ने कहा तो गौरी मुस्कुराते हुए बोली, गुड, अच्छे बच्चे। दूसरी तरफ शिव एक सुनसान जगह पहुंचा, जहां माधव और उसके कुछ आदमी उसका वेट कर रहे थे। विक्रांत शिव के साथ ही था। शिव तुरंत गाड़ी से बाहर आकर बोला, क्या हुआ माधव, कुछ पता चला? माधव ने कहा, शिव, दीपक ने बताया है कि व्हाइट कलर की वैन को आखिरी बार इसी जगह देखा था। शिव ने अपनी नजरें घुमा देखकर कहा, लेकिन फिर इसके कहाँ? यहाँ से आगे 3 रास्ते जाते हैं। माधव अपनी मुट्ठी बांध बोला, वही तो लास्ट लोकेशन के बाद से अब तक कुछ पता नहीं चल रहा, पता नहीं कौन से रास्ते पर गए हों। शिव ने ऑर्डर देते हुए कहा, तो ढूंढो सारे रास्ते पर, हमारे पास टाइम नहीं है, बच्चे और गौरी दोनों खतरे में हैं। इतना बोल वो गाड़ी में बैठने जा ही रहा था कि कुछ सोच बोला, 1 मिनट माधव। माधव ने उसे देख कहा, क्या? अगर आखिरी बार वैन यहाँ दिखी और इसके बाद किसी सिग्नल पर नहीं दिखी तो मतलब साफ है वो लोग यहीं आसपास ले इलाके में हैं। और वैसे भी यहाँ आसपास जंगल भी है, अपने आदमियों को अलर्ट कर दूसरी तरफ ढूंढने को कहो और बाकियों को यहीं आसपास ढूंढने को कहो। ठीक है, माधव ने सिर हिलाया और सबको यहीं आसपास के इलाके में ढूंढने के लिए कहा। इधर उस कमरे में बंदे अंकित ने गौरी से कहा, बड़ी मम्मी, सूसू आए हैं। ये सुन गौरी ने किसी को पुकारते हुए कहा, कोई है, कोई है यहाँ, प्लीज हमारी बात सुनिए, कोई है। उसकी पुकार सुन एक आदमी अंदर आते हुए बोला, क्या है, क्यों गला फाड़ रही है, चुपचाप बैठ। गौरी उसे देख कहा, बच्चे को टॉयलेट जाना है, इसे ले जाए प्लीज। गौरी के इतना कहते ही उस आदमी ने अंकित की ओर देखा तो अंकित मुंह बना बोला, अंकल प्लीज, बहुत जोर से आई है प्लीज। ठीक है चलो, उस आदमी ने कहा और अंकित के हाथ खोल उसे ले जाने लगा। तभी स्नेहा भी बोली, मुझे भी जाना है। ये देख दूसरा आदमी बोला, अरे इन दोनों को ले जा, नहीं तो दोनों बारी बारी से परेशान करेंगे। पहले आदमी ने सिर हिलाया और कहा, अरे चलो रे तुम दोनों चलो। दोनों बच्चों ने सिर हिलाया और उस आदमी के साथ जाने लगे। जाते जाते गौरी ने स्नेहा को आंखों ही आंखों में इशारे कुछ समझाया, जिसे समझ स्नेहा ने उसे चुपके से थम्स अप का साइन दिखा दिया। आदमी बच्चों को लेकर वॉशरूम के पास आया और बोला, जाओ, जो भी करना है 1 नंबर 2 नंबर सब अभी ही करके आओ, बार बार कोई नहीं आएगा इधर। ओके अंकल, स्नेहा ने कहा और अंकित की ओर देख बोली, भाई पहले आप जाओ, आपको जोर की लगी है ना? और उसे हल्की सी आंख मार दी। अंकित ने सिर हिला कहा, हाँ मैं जाता हूँ। इतना बोल अंकित जल्दी से अंदर चला गया और स्नेहा बाहर ही खड़ी रही। वो अपने आंखें गोल घुमा चारों तरफ देखने लगी, जैसे कुछ ढूंढ रही हो। तभी उसका ध्यान पास ही टेबल पर पड़े एक मोबाइल फोन पर गई। फोन देख स्नेहा की आंखों में चमक आ गई। उसने उस आदमी से कहा, अंकल मुझे पीने के लिए पानी चाहिए। वो आदमी उस घूर बोला, अभी तो तू सूसू करने आए और अभी पानी चाहिए? ये सुन स्नेहा मासूम सा चेहरा बना बोली, अंकल आपने ही कहा ना कि आप बार बार नहीं लाओगे, तो इसलिए ही पानी पी रही हूँ, फिर एक साथ सूसू भी कर लूंगी और दोबारा आना नहीं पड़ेगा और आपकी मेहनत भी बच जाएगी। प्लीज लाकर दीजिए ना, प्लीज अंकल, देखो छोटी सी बच्ची आपसे रिक्वेस्ट कर रही है, प्लीज। वो आदमी अजीब सा मुंह बना बोला, ठीक मैं लेकर आता हूँ। इतना बोल वो आदमी दूसरी तरफ चला गया और मौका पाते ही स्नेहा ने तुरंत फोन उठाकर अपनी फ्रॉक में छिपा लिया। तब तक वो आदमी अपने हाथ में एक पानी की बोतल लेकर आया और स्नेहा की ओर बढ़ा बोला, ये लो पानी पी लो। और फिर वॉशरूम का डोर खटखटा बोला, ये लड़के जल्दी निकल, कितनी देर लगेगी? हाँ आया अंकल, अंकित ने जवाब दिया। अंकित ने दरवाजा खोला और स्नेहा को कुछ इशारा किया। स्नेहा हाँ में पलकें झपका दी। अंकित के चेहरे पर स्मित सी मुस्कुराहट आ गई। अंकित के बाहर आते ही स्नेहा अंदर गई और डोर लॉक कर उसने तुरंत छिपाया हुआ फोन निकाला। इत्तेफाक से फोन लॉक नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि उसमें कोई वीडियो चल रही थी जो फिलहाल पॉज थी। स्नेहा तुरंत वीडियो हटाए और शिव का नंबर डायल कर दिया। अब बच्चों को अपने बड़े पापा और पापा बस इन दोनों का ही नंबर याद था। किसी अननोन नंबर से कॉल आती देख शिव ने कहा, अब ये कौन मुझे कॉल कर रहा है? बगल में बैठा विक्रांत बोला, जीजाजी उठा लीजिए, हो सकता है किडनैपर का फोन हो। ये सुन शिव ने तुरंत कॉल रिसीव कर कान से लगा कहा, हेलो। उधर से स्नेहा बड़ी धीमी आवाज में बोली, बड़े पापा। स्नेहा की आवाज सुन शिव के पैर ब्रेक पर आ गए और गाड़ी रुक गई। शिव की आंखों से आंसू बहने लगे और भारी आवाज में बोला, स्नेहा बच्चे आप ठीक हो? अंकित और बड़ी मम्मी कहाँ है आपकी? स्नेहा भी रोते हुए लेकिन धीरे से बोली, बड़े पापा आप जल्दी से आकर हमें यहाँ से ले जाइए। ये लोग बहुत सारे बैड अंकल्स हैं। ये लोग हमें एक जंगल के अंदर बने ओल्ड से हाउस में लेकर आए हैं और हम लोगों को एक गंदे से कमरे में बांध कर रखा है।
मैं आपको चुपके फोन कर रही हूँ। शिव मुस्कुराते हुए बोला, शाबाश बेटा, अब आप चिंता मत करो, आपके बड़े पापा आपके पास जल्दी ही आ जाएंगे। आपकी बड़ी मम्मी तो ठीक है ना? और अंकित, इतना सुन स्नेहा खुशी से बोली, ओके बड़े पापा, आप जल्दी से आ जाओ। और हाँ बड़ी मम्मी ठीक है, उन्होंने ही बोला था कि आपको फोन कर लूँ चुपके से। अच्छा, बाय बड़े पापा, अब मैं रखती हूँ, बाय बेटा। इतना बोल शिव ने फोन काट दिया और विक्रांत की ओर अपना फोन उछाल बोला, इस नंबर को ट्रैक करवाओ जल्दी। विक्रांत ने कहा और किसी को कॉल कर नंबर ट्रैक करने को बोल दिया। उसके बाद शिव ने माधव को फोन किया और नंबर मैसेज कर बोला, एक नंबर भेजा है, उसे ट्रैक करवा और जल्दी लोकेशन पर पहुंच। और हाँ, जंगल में ढूंढने की बोल सबको, जंगल में पूरा घर, समझा? तुझे कैसे पता? माधव ने पूछा तो शिव की दो टूक जवाब दिया, स्नेहा का फोन आया था। इतना बोल शिव ने फोन काट दिया। इधर स्नेहा बाथरूम से बाहर निकली और फोन को चुपके से वहीं पास ही बॉक्स पर छोड़ जाने लगी। तभी एक और आदमी आकर बोला, ए मेरा फोन कहाँ है? जो आदमी स्नेहा और अंकित को लेकर आया था वो बोला, पीकर आया है क्या? यहाँ तेरा कोई फोन नहीं था, कहीं रख दिया होगा इधर उधर। चलो बच्चों, वो आदमी अपना सिर खुजाने लगा। तभी अंकित एक बॉक्स की ओर इशारा कर बोला, अंकल कहीं आपका फोन ये तो नहीं? हाँ हाँ यही है। इतना बोल उसने फोन उठाया और आकर वापस अपनी जगह बैठ गया। साला नशे में रहता है, रखता कहाँ है, ढूंढता कहाँ है, अब ध्यान देना। इतना बोल पहले गुंडा स्नेहा और अंकित को लेकर वहां से चला गया। कमरे में आकर दोनों बच्चों ने चैन की सांस ली। एपिसोड 288 बदला लेना है। कमरे में लाकर गुंडा दोनों बच्चों को चेयर से बांधने लगा। ये देख स्नेहा क्यूट सा फेस बना बोली, अंकल आप हमें क्यों बांध रहे हैं? हम तो छोटे से बच्चे हैं, हम क्या कर सकते थे? इस पर अंकित भी सिर हिला बोला, हाँ अंकल, हम भला आपके चंगुल से कैसे भाग सकते हैं? आप तो कितने बड़े गुंडे हैं और हम कितने छोटे से नाजुक बच्चे, हम बेचारे आपसे लड़ भी तो नहीं सकते। ये सुन गुंडा सोच में पड़ गया। गौरी मन ही मन मुस्कुराते हुए बोली, जियो मेरे बच्चों, क्या दिमाग चलाया है? गौरी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ हाँ ये दोनों सही कह रहे हैं, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं? देखो इनके नाजुक हाथों पर रस्सी के निशान भी बन गए हैं, इनके हाथ छिल गए हैं, प्लीज उन्हें छोड़ दो। गुंडा सोचते हुए बोला, हाँ हाँ मेरे को पागल समझा है क्या? ये दोनों तो छोटे हैं लेकिन है बड़े खोटे। अरे हम दोनों को वो कैसे धमका रहे थे जब हम तेरे को उधर उठाने आए थे तो? और तू तू तो छोटी नहीं है, तूने कुछ किया तो? गौरी मुंह बना बोली, अरे हम इस हालत में क्या कर सकती हैं? ना आप लोगों से लड़ सकते हैं ना भाग सकते हैं, भला हमसे आप लोगों को क्या खतरा? और देखिए हम तो बंदे ही हैं, तो बेचारे बच्चों को छोड़ दो। तभी वहां एक दूसरा गुंडा आकर बोला, अरे क्या कर रहा है, जल्दी इनको बंद कर और चल यहाँ से, बॉस का फोन आ रहा है बार बार। हाँ हाँ चल चल, उस गुंडे ने कहा और दरवाजा बंद कर वहां से चला गया। उसके जाते ही स्नेहा अंकित जल्दी से गौरी के पास आए और उसके हाथ पांव खोलने लगे। हाथ पांव खुलते ही गौरी ने दोनों बच्चों को अपने सीने से लगा लिया। स्नेहा उसके चेहरे को प्यार से छू कर बोली, अब क्या करेंगे बड़ी मम्मी? गौरी उसके देख बोली, आपने अपने बड़े पापा को कॉल कर दिया था ना? ये सुन स्नेहा ने हाँ में गर्दन हिलाई। ये देख गौरी मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर आप लोग चिंता मत करो, अब सब कुछ महादेव पर छोड़ दो और आपके बड़े पापा हमें बचाने जरूर आएंगे। अंकित भी उसके सीने से लगा बोला, हाँ बड़ी मम्मी, आई नो बड़े पापा अब तो जरूर आएंगे। और आपने भी क्या आइडिया दिया था, आपने जैसा कहा हमने वैसा ही किया। मैं वॉशरूम में ज्यादा देर तक रुका रहा ताकि स्नेहा फोन ढूंढ सके। तभी स्नेहा ने भी आंखें मटका कहा, हाँ और मैंने भी फोन ढूंढ लिया और वॉशरूम में जाकर बड़े पापा को कॉल कर सब बता दिया। गौरी दोनों बच्चों को प्यार से गले लगा, बहुत अच्छे बच्चों, मेरे बहादुर स्नेहा अंकित। इतना सुन दोनों बच्चे एक बार फिर प्यार से लिपट गए और गौरी उस प्लान को याद करने लगी जो उसने अपनी कुछ देर पहले बनाया था। अंकित ने जब कहा बड़ी मम्मी सूसू आई है तो गौरी को तुरंत एक आइडिया सूझा। गौरी स्नेहा को देख बोली, स्नेहा बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, आप भी भाई के साथ बाहर जाओ, कहना आपको भी सूसू आई है। स्नेहा बड़ी क्यूटली गर्दन हिला बोली, लेकिन मुझे नहीं आई है सूसू और मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। गौरी उसे समझाते हुए बोली, बेटा पहले पूरी बात तो सुन लो। अंकित भी बोला, स्नेहा सुन तो ले, बड़ी मम्मी कहना क्या चाहती है, आप बोलिए बड़ी मम्मी। गौरी दोनों को देख बोली, बेटा आप दोनों साथ बाहर जाओगे तो आप दोनों को ज्यादा टाइम मिलेगा बाहर रहने का, और इस बीच आप लोग ये देखना कि बाहर किसी का फोन मिलता है क्या। अगर किसी का फोन मिल जाए तो तुरंत अपने बड़े पापा को कॉल लगाना। आप लोगों को उनका नंबर तो याद है ना? दोनों ने सिर हिला कहा, हाँ बड़ी मम्मा हम दोनों को याद है। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, गुड, तो फिर जाओ और जैसा कहा है वैसा करना, जिसको भी मौका मिले वो बड़े पापा को कॉल करेगा, ओके?
दोनों बच्चे एक साथ बोले, ओके बड़ी मम्मा। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर ठीक है, आवाज लगाओ उन लोगों को। गौरी के कहते ही अंकित ने आवाज लगानी शुरू। बड़े पापा कब आएंगे? स्नेहा। अंकित के सवाल से गौरी अपने ख्याल से बाहर आई। स्नेहा अंकित को देख बोली, बड़े पापा ने कहा है वो जल्दी ही आएंगे और तब तक हमें बड़ी मम्मी और बेबीज का ख्याल रखना है। ओके। इतना बोल अंकित गौरी के दूसरी तरफ आकर खड़ा होते हुए बोला, हम ख्याल रखेंगे अपनी बड़ी मम्मी का। ये देख गौरी ने दोनों को एक बार फिर गले लगा लिया। गौरी मन ही मन बोली, पता नहीं ये लोग कौन है और हमें यहाँ क्यों बंद कर रखा। गौरी पूरे कमरे को देखते हुए मन ही मन बोली, इसमें तो कहीं कोई खिड़की या झरोखा भी नहीं है और ऐसी हालत में इन बच्चों को लेकर यहाँ से भागेंगी भी कैसे। हमें ठाकुर साहब का इंतजार करना ही होगा। तभी दरवाजे के बाहर चहल पहल हुई। दरवाजा एक झटके के साथ खुल गया। दरवाजा खुलते ही गौरी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। कुछ गुंडे कमरे के अंदर आते और गौरी की रस्सी खुली देख एक गुंडा बोला, ओ। भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ से भागना इतना आसान नहीं। गौरी उन लोगों को देख टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, हम यहाँ से नहीं भागेंगे, इनफैक्ट उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भागोगे तो तुम बच्चों यहाँ, जब हमारे ठाकुर साहब यहाँ आएंगे तब। गौरी की बात पर सभी गुंडे उसका मजाक बना हंसने लगे। एक गुंडा हंसते हुए बोला, ठाकुर साहब? कौन ठाकुर साहब? और एक बात ध्यान से सुन लो, यहाँ से तुम्हें ना कोई ठाकुर साहब बचा सकता है और न ही कोई राजा साहब, समझी? और जब तक हम नहीं चाहेंगे तुम यहाँ से छूटकर नहीं जा सकती, समझी? ये सुन गौरी गुस्से से बोली, अरे पर हमें यहाँ रखा ही क्यों है? क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? किस लाए हो यहाँ? किसने कहने पर? तभी वहां पर एक आवाज गूंजी, मेरे कहने पर। गौरी ने आवाज की दिशा में देखा तो किसी के सैंडल की खटकने की आवाज आ रही थी। धीरे धीरे वो आवाज गौरी को पास से सुनाई देने लगी और आखिर में उसके सामने अपने सैंडल खटकाती समीरा आकर खड़ी हो गई। उसे देख गौरी को कोई खास हैरानी नहीं हुई, उल्टा वो ठेढ़ा मुस्कुराते हुए बोली, ओ, तो तुम हो जिसने हमें यहाँ लाया, और हम तो खामखा में ही डरे जा रहे थे कि पता नहीं कौन हमें और बच्चों को किडनैप कर लाया है। गौरी का मजाकिया लहजा सुन समीरा गुस्से से बोली, तो तुम मुझसे डरती नहीं हो ना? गौरी ने मजाक उड़ाने वाले लहजे में कहा, तुमसे डरे हमारी जूती, और तुम कोई चुड़ैल थोड़ी हो जिनसे हम डरें। अरे तुम जैसी चुड़ैलों को तो गंगा के घाट पर खूब पटक पटक के ठीक किया है हमने, महादेव की कसम। इतना सुनते ही समीरा जोर से चीखी, ए गौरी तुम। वो अपनी बात पूरी करती उसके पहले ही गौरी चीखते हुए बोली, ए तुम, जो कुछ भी तुम्हारा नाम हो, तुम जानती नहीं तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है हमें यहाँ लाकर। तुम हमारे ठाकुर साहब को जानती नहीं, वो हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएंगे। तुम नहीं जानती कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तुमने शेर की मांद में हाथ डाला है, अब तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। और तुम्हारी दुश्मनी तो हमसे थी, तो इन बच्चों को क्यों ले आए? समीरा कुटिल मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारे लिए डार्लिंग, और वैसे भी मेरे आदमी तो तुम्हें ही उठाने गए थे, लेकिन साथ में चूजे तो कम्प्लीमेंट्री मिल गए। सोचा ये कब्जे में रहेंगी तो तुम भी शांत रहोगी और हमारी बात मानोगी। इनकी जिंदगी के लिए जो चाहे तुमसे करवा सकते हैं तुमसे, क्योंकि ये बच्चे तुम्हें इतने प्यारे जो हैं। क्यों? बच्चों की बड़ी मम्मी, कहते हुए समीरा हंसने लगी और उसके साथ उसके गुंडे भी हंसने लगे। गौरी उन्हें गुस्से से घूरते हुए बोली, हंस लो जितना हंसना है, आगे जाकर तो तुम्हें रोना ही है। समीरा आगे आए गौरी को उंगली दिखा बोली, अपनी जबान बंद करो, समझी? और जो तुम मुझे ये बड़े लेक्चर दे रही हो ना, शेर की मांद, अंजाम, पछतावा एंड ऑल, तो तुम्हें बता दूं कि शेर की मांद में हाथ डालने के लिए मदद करने वाला भी कोई उसी की मांद का है। समीरा की बात सुन गौरी उसे थोड़े नासमझी के भाव से देखने लगी। समीरा कुटिलता के साथ मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ, नहीं समझी ना? गौरी अब भी उसे सालवालिया नजरों से देख रही थी। समीरा मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ नहीं समझी? ओ, मैं समझाती हूँ। वो कहावत तो सुनी होगी तुमने कि घर का भेदी लंका ढाए, सुनी है ना? गौरी अब भी उसे ही देखे जा रही थी। समीरा मुस्कुराते हुए आगे बोली, और तुम जानती हो तुम्हारे घर का वो भेदी कौन है? समीरा ने कहा तो गौरी ने नामे गर्दन हिलाई। चलो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। समीरा ने इतना कहा ही था कि उसके फोन की रिंग बजी। फोन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देख समीरा के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वो होठों को गोल कर बोली, इनफैक्ट बता, क्या तुम्हें उसकी आवाज ही सुना देती हूँ? दरअसल वो बहुत देर से मुझे बार बार कॉल कर सब कुछ ठीक से हुआ है या नहीं ये जानना चाहता है, तो चलो तुम्हारे सामने ही बता देती हूँ कि सब कुछ ठीक है। तो जरा गौर से सुनना गौरी, आवाज पहचान जाओ शायद। इतना बोल समीरा ने कॉल रिसीव कर स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, हाउ डेयर यू समीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को उठाने की? बात सिर्फ गौरी के उठाने की हुई थी, तुमने मेरे बच्चों को हाथ लगाया भी कैसे? और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से कॉल किए जा रही हूँ।
जल्दी बताओ मेरे बच्चे कहाँ हैं? आवाज सुन स्नेहा और अंकित एक साथ बोले, मम्मा। उन दोनों की आवाज सुन नीलिमा बोली, स्नेहा, अंकित, आप दोनों ठीक हो बेटा? तभी समीरा ने जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे बच्चे एकदम फर्स्ट क्लास हैं, अभी तक आगे का पता नहीं। नीलिमा उसे वार्न करते हुए बोली, समीरा ये तुमने ठीक नहीं किया। मेरे बच्चों को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हें उन्हें छूने की हिम्मत भी कैसे हुई? समीरा बहुत कैजुअली बोली, रिलैक्स बेबी, तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होगा। अरे उनको तो तुम्हारे जेठानी की कमजोरी बनाकर लाया गया है। वो क्या है ना, सुना है तुम्हारी जेठानी बहुत प्यार करती है तुम्हारे बच्चों से, तो इन बच्चों को ढाल बना बहुत कुछ करवा सकते हैं तुम्हारी जेठानी से। और जब तक ये चाहेंगी तब तक बच्चे सेफ होंगे, वरना नहीं। ये सुन नीलिमा गुस्से से बोली, समीरा यू ब्लूडी। इसके आगे नीलिमा कुछ बोलती समीरा ने कॉल काट दिया था। समीरा ने गौरी की ओर देखा जो अभी भी निशब्द खड़ी एकटक ही देख रही थी। उसे तो अब तक यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिसकी आवाज सुनी वो वाकई में नीलिमा थी या कोई और। फिर उसने स्नेहा और अंकित की ओर देखा। आज ये बच्चे अपनी ही माँ की साजिशों का शिकार हुए हैं। जब ये बच्चे बड़े होंगे तो क्या सोचेंगे अपनी माँ के बारे में? हे महादेव, ये सब क्या है? काश कि ये सच ना हो। गौरी को ख्यालों में डूबा देख समीरा उसके आगे चुटकी बजा बोली, क्या हुआ? किस सोच में गुम हो? कहीं नीलिमा की आवाज सुन तुम्हें गहरा सदमा तो नहीं लग गया? देखो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन क्या करें, जिंदगी है। और फिर किसे पता था कि एक माँ अपने ही बच्चों की जान की दुश्मन बन बोएगी। लेकिन क्या करें, किस्मत है बॉस। गौरी उसे गुस्से से देख बोली, तुम चाहती क्या हो? तुम क्यों कर रही हो ये सब? ये सुन समीरा गुस्से से बोली, बदला? बदला? कैसा बदला? हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, गौरी ने कहा। ये सुन समीरा ने कहा, मैं अकेली नहीं हूँ जिसे बदला लेना है, और भी है जिसे तुमसे अपना हिसाब बराबर करना है। और भी हैं? कौन? हमने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया। फिर गौरी रोते हुए बोली। समीरा मुस्कुराते हुए बोली, ओ, तुम तो किसी का कभी बुरा नहीं करती, हम सब तो पागल हैं ना। ये सुन गौरी उसे देखने लगी तो समीरा आंखें दिखा बोली, सोचो सोचो कौन है? समीरा के इतना कहते ही गौरी सोच में पड़ गई। एपिसोड 289 नीलिमा की सच्चाई। समीरा के कॉल काटते ही नीलिमा गुस्से से अपना फोन बेड पर फेंकते हुए बोली, ब्लडी, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? नहीं नहीं, मैं मेरे बच्चों को कुछ नहीं होने दे सकती। मेरे बच्चों को कैसे उठा सकती है ये? कहते हुए वो जैसे ही पलटी उसे अपने पीछे रुद्र खड़ा नजर आया। रुद्र की आंखों में गुस्से का लावा दहक रहा था। नीलिमा अपनी घबराई नजरों से उसे देख रही थी। रुद्र उसके पास चलकर आने लगा और नीलिमा एक एक कदम डरते हुए पीछे लेने लगी। रुद्र उसे घूरते हुए बोला, कौन था फोन पर? किससे बात कर रही थी तुम? नीलिमा डरते हुए बोली, किसी से नहीं। रुद्र घूरते हुए बोला, झूठ बोल रही हो तुम, मैंने सुना जो तुम कह रही थी फोन पर। रुद्र के इतना कहते ही नीलिमा की आंखें घबराहट से फैल गई। पीछे पीछे जाते वो दीवार से जाकर टिक गई और रुद्र उसकी बाह पकड़ बोला, झूठ बोलने की कोशिश मत कर नीलू, सीधे सीधे पूछ रहा हूँ बच्चे कहाँ हैं? कौन ले गया? तुम किससे बात कर रही थी बच्चों के बारे में? नीलिमा घबराते हुए ना में गर्दन हिलाए जा रही थी। तभी रुद्र जोर से चीखते हुए बोला, नीलू आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ बच्चे और भाभी कहाँ है? भाभी सुनते ही नीलिमा गुस्से से चीखी, तुम्हारी भाभी की वजह से ही तो सब कुछ हुआ है। नीलिमा के इतना कहते ही रुद्र उसे हैरानी से देखने लगा। नीलिमा उसका हाथ झटक बोली, हाँ बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। वो लोग तुम्हारी भाभी को उठाने आए थे लेकिन साथ में उठा ले गए मेरे बच्चों को। आज उसकी वजह से मेरे बच्चों की जान खतरे में है। नीलिमा के इतना कहते ही रुद्र ने उसे खींचकर थप्पड़ मारा और उसे उंगली दिखाते हुए कहा, तुमने क्या किया है नीलिमा? नीलिमा गाल पर हाथ रखे रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे खींचकर कमरे से बाहर ले जाते हुए बोला, चलो बताओ बच्चे कहाँ हैं? कौन आया था हमारे घर में? कौन ले गया भाभी को? चलो अभी मेरे साथ चलो। रुद्र नीलिमा को खींचते हुए नीचे ले आया। नीलिमा अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, रुद्र सुनो तो, मैं नहीं जानती बच्चे कहाँ हैं, मैं सच में नहीं जानती। उसको ऐसे नीलिमा को खींचकर ले जाते देख घर के सभी लोग हैरान थे। वो उसके पास आकर उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। जिज्ञासा उसे रोक बोली, क्या कर रहा है रुद्र? ये क्या तरीका है? अपनी पत्नी से कोई ऐसे बिहेव करता है? हाथ छोड़ो नीलिमा का। रुद्र जिज्ञासा को देख बोला, आप हट जाइए दी, आप बीच में मत आए। आप नहीं जानती इसने क्या किया है? क्या किया है इसने? जिज्ञासा से पूछा लेकिन रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। वो नीलिमा को दरवाजे की तरफ खींचकर ले जाने लगा और नीलिमा रोती रही। तभी यशोदा आगे आए और नीलिमा का हाथ रुद्र से छुड़ा उसे अपने पीछे करते हुए बोली, क्या किया है इसने? तू इसे ऐसे कहाँ ले जा रहा है? पत्नी है तेरी, ये तेरे बच्चों की माँ है। यशोदा के इतना कहते ही रुद्र गुस्से से बोला, अरे नहीं है ये माँ बच्चों की। ये सुन सभी उसे हैरानी से देखने लगे।
यशोदा गुस्से से बोली, ये तू क्या बकवास कर रहा है? रुद्र ने हाथ झटक कहा, बकवास नहीं कर रहा मम्मी, ये माँ नहीं, कब इसने माँ का फर्ज निभाया है, हमेशा बच्चों को खुद से दूर रखा और आज इसके बच्चे इसकी वजह से ही मुसीबत में है। ये माँ नहीं डायन है, डायन है। ये तू क्या बोल रहा है रुद्र? बच्चे और गौरी तो किडनैप हुए हैं ना, इसमें इसका क्या दोष? यशोदा ने कहा। रुद्र गुस्से से नीलिमा की बाह पकड़ बोला, क्योंकि ये सब इसका किया धरा है। मैंने खुद सुना है इसे किसी से फोन बात करते हुए। बोलो, किससे बात कर रही थी तुम? कहाँ है बच्चे और भाभी? बोलो। रुद्र के बार बार पूछने पर भी जब नीलिमा नहीं बोली तो रुद्र गुस्से से बोला, अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ या फिर भाभी और उनके होने वाले बच्चों को कुछ हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा नीलिमा, तो तुम भी इस घर में नहीं रहोगी। ये सुन नीलिमा रोते हुए बोली, बच्चों को समीरा ने किडनैप किया है। ये सुन सभी हैरानी से नीलिमा को देखने लगे। कौन समीरा? रुद्र ने पूछा। नीलिमा रोते हुए बोली, समीरा वही है जो जिसे मैंने भाई साहब के ऑफिस में जॉब दिलवाई थी। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? उससे हमारी क्या दुश्मनी, और तुम क्यों इन्वॉल्व हो इसमें? रुद्र ने पूछा। नीलिमा अपने आंसू पोंछ बोली, समीरा तो दरअसल एक मोहरा है, ये सारा खेल एनी और रंजित का रचा है। ये सच सुन तो सभी और भी हैरान हो गए। यशोदा हैरानी से बोली, एनी ऐसा भी कर सकती है, कभी सोचा नहीं, और ये रंजित ये तो वही है जिसने गौरी को गोली मारी थी। नीलिमा सिर हिला बोली, हाँ ये वही है। एनी भाई साहब को पाना चाहती थी लेकिन गौरी की वजह से ये हो ना सका, और रंजित गौरी को पाना चाहता था लेकिन भाई साहब की वजह से ये हो ना सका, तो दोनों आपस में मिल गए और भाई साहब और गौरी से बदला लेने के लिए ये प्लान बनाया। इससे पहले भी समीरा ने गौरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी लेकिन हर बार वो भाई साहब की वजह से बच गई। लेकिन इस बार उन लोगों का प्लान कामयाब हो गया और इसके साथ तुम्हारे अपने बच्चे भी मुश्किल में आ गए। रुद्र ने गुस्से से कहा तो नीलिमा की आंखें नीची हो गई। जिज्ञासा ने नीलिमा की बाह पकड़ उसे उठाते हुए बोला, एनी और रंजित ने क्यों किया ये तो समझ आता है नीलिमा, लेकिन तुम क्यों उन लोगों के साथ हो? तुम क्यों इन्वॉल्व हुई? तुम हमारी अपनी हो, फिर तुम क्यों? इस पर नीलिमा रोते हुए बोली, तो क्या करती मैं? जब से गौरी इस घर में बहू बनकर आई है जैसे गौरी ही सब कुछ है, मैं तो कुछ भी नहीं। जिसे देखो वो भी बस गौरी की ही तारीफ करता है। इस घर में हर कोई सुबह से लेकर शाम तक गौरी, हर किसी की जबान पर गौरी गौरी गौरी। तंग आ गई थी मैं ये नाम सुनते सुनते, यहाँ तक कि मेरे अपने बच्चे भी बड़े प्यार से बड़ी मम्मी कहते हुए उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, जैसे कि वो ही उसकी असली माँ हो। मैं कुछ नहीं। इस पर रुद्र फीका मुस्करा कर बोला, इसके लिए बच्चों को प्यार दुलार देना भी जरूरी होता है। सिर्फ जन्म देने से तुम उनकी माँ नहीं बन जाती, बच्चों को पालने की, उन्हें प्यार देने और उनका ख्याल रखने की भी जरूरत होती है। मिलिमा जो भाभी करती है, तुमने तो बच्चों को अपनी भाभी के हवाले कर दिया था जो हमारे बच्चों को मारती पिटती थी, उन्हें धमकाती थी। अरे शुक्र मनाओ कि भाभी जाकर बच्चों को यहाँ ये आई, वरना बच्चों का अब तक क्या हाल हुआ होता। इतना सुन नीलिमा भी गुर्राते हुए बोली, हाँ तो नहीं बर्दाश्त होता था मुझसे ये सब, नहीं बर्दाश्त होता था कि एक मिडिल क्लास बहन जी जो कि मुझसे उम्र में छोटी है वो मेरी जेठानी बनकर मेरे सिर पर आ गई, इस घर की बड़ी बहू बन गई। मुझसे नहीं बर्दाश्त होता था। कब कैसे दिल ही दिल में नफरत होने लगी थी उससे, और एनी ने मेरी इसी नफरत को और हवा दी और अपनी बातों में मुझे फंसा लिया ताकि भाई साहब और गौरी को अलग कर दें। इसलिए उन लोगों ने समीरा को भाई साहब के ऑफिस में मेरे जरिए काम दिलवाया। सोचा भाई साहब उसका करीब आ जाएंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भला भाई साहब कहाँ पिघलने वाले थे सिवाय गौरी के। उनका सारा प्लान फेल हो गया और भाई साहब ने समीरा को ऑफिस से निकाल दिया क्योंकि उन्हें पता चल गया कि। इतना बोल नीलिमा रुकी। रुद्र उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, पता चल गया कि क्या? आगे बोलो। नीलिमा सबको देख अपनी नजरें चुराते हुए बोली, भाई साहब को पता चल गया कि माया की शादी में गौरी के साथ जो हादसा हुआ था वो सब समीरा ने प्लान किया था। ये सुन तो सभी हैरान परेशान नीलिमा की ओर देखने लगे और नीलिमा नजरें झुकाए सबके बीच खड़ी थी। एपिसोड 290 शिव। नीलिमा की बातें सुन सभी हैरान थे। विश्वास करना कठिन था लेकिन सच यही था। यशोदा उसकी बाहें पकड़ बोली, इसका मतलब आज जो गौरी का अपहरण हुआ इसमें भी तुम शामिल हो? सब तुम्हारा किया धरा है? नीलिमा तुरंत बोली, नहीं मम्मी ये सब मैंने नहीं किया। हाँ इस प्लान में उनकी मदद जरूर की लेकिन ये सब कुछ उन लोगों ने ही प्लान किया है। जिज्ञासा गुस्से से झंझोर बोली, और कैसे शामिल होते हैं नीलू? इस प्लान में तुम्हारी पूरी इन्वॉल्वमेंट है, तुमने उनकी मदद की, यही तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट है। और देखो वो लोग तुम्हारे बच्चे भी ले गए, बताओ कहाँ है वो लोग? नीलिमा रोते हुए हाथ जोड़ बोली, नहीं जानती मैं, सच में नहीं जानती। मैं तो खुद परेशान हूँ, मेरे बच्चे ले गए, वो कहाँ है? मैं कुछ नहीं जानती, मैंने तो बस उनकी मदद की थी। रुद्र उसे घूर बोला, इसका मतलब पीछे के गेट का एक्सेस तुमने उन लोगों को दिया था?
तुमने उन लोगों को अंदर घुसाया? नीलिमा आहिस्ता से सिर हिला बोली, हाँ, मैंने ही उन्हें अंदर आने का रास्ता बताया था और पिछले गेट का पासवर्ड भी, ताकि वो गौरी को आसानी से ले जा सके। कहते हुए नीलिमा फिर रोने लगी। कब से चुप बैठी दादी बुआ उसके पास आकर बोली, देखा छोटी बहू, मन में ईर्ष्या रखने का अंजाम। तुमने अपने मन में बड़ी बहू के लिए ईर्ष्या रखी और उसी जलन में आकर तुमने ये सब किया, लेकिन क्या हुआ? इससे तुम्हारे अपने बच्चे इस साजिश का शिकार हो गए। आज गौरी के साथ साथ उन बच्चों की जान भी खतरे में है। सच ही कहा है किसी ने कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही उस गड्ढे में आकर गिरता है। और तुम्हारे साथ भी वही हुआ। तुमने गौरी बहू के लिए बुरा चाहा और तुम्हारे बच्चे भी खतरे में है। अरे छोटी बहू, ये सब करने से पहले तुम्हारे मन में उसके अजन्मे बच्चे का भी ख्याल ना आया? तुमने एक बार भी नाई सोची कि जिसका बुरा करने का तुम सोच रही हो उनमें जान बसती है तुम्हारे जेठ की? अरे तुम्हारे पति का बड़ा भाई है वो, उसने अब तक इस परिवार के लिए का नाई किया, और जब जो जरा सी खुशियां उसके जिंदगी में आने वाली है वो भी तुमसे बर्दाश्त नाई हुई। तुमने एक बार नाई सोची? नीलिमा रोते हुए बोली, माफ कर दीजिए मुझे दादी बुआ, माफ कर दीजिए। मैं सबसे अपनी गलती की माफी मांगती हूँ। मैं अपनी जलन में पागल हो चुकी थी और उस सैनी के बहकावे में आ गई। माफ कर दीजिए। इतना बोल वो रुद्र के सामने हाथ जोड़ बोली, रुद्र प्लीज मेरे बच्चों को बचा लो, प्लीज कुछ भी करके बच्चों को बचा लो। रुद्र उसे गुस्से से घूर बोला, तुम जैसी औरत माँ कहलाने के लायक नहीं है और मैं तुम्हें इस गलती के लिए कभी माफ नहीं कर सकता। अब हटो मेरे रास्ते से। रुद्र इतना बोल घर से बाहर निकल गया। मयंक भी उसके साथ ही था। रुद्र ने किसी को फोन कर कहा, एक नंबर दे रहा हूँ उससे ट्रैक करो। इतना बोल उसने फोन काट दिया। मयंक ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, किसका नंबर है छोटे मामा? उसी समीरा का जिससे नीलिमा बात कर रही थी। अब वो ही हमें भाभी और बच्चों तक पहुंचाएगी। रुद्र ने जवाब दिया। कुछ देर बाद उसका फोन रिंग हुआ। रुद्र ने कॉल रिसीव कर कहा, कुछ पता चला? उधर से कुछ कहा गया तो रुद्र ने जवाब दिया, थैंक यू, जल्दी शेयर करो लोकेशन। मयंक ने रुद्र की ओर देखा तो रुद्र ने अपना फोन दिखा, कहा, मिल गई लोकेशन, चलो जल्दी। मयंक ने सिर हिलाया और कार की स्पीड तेज कर दी। रुद्र अपने फोन से शिव को कॉल लगाते हुए बोला, मैं भैया और पुलिस को फोन कर देता हूँ। रुद्र का फोन आते ही जंगल में गौरी को ढूंढ रहे शिव ने तुरंत कॉल रिसीव कर कहा, रुद्र तुम चिंता मत करो, हमें उनकी लोकेशन मिल गई है, हम यहाँ शहर के बाहर वालों जंगल में हैं। तुम परेशान मत होना, मैं बच्चों को सही सलामत ले आऊंगा। ये सुन रुद्र के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, भाभी को भी? हम। इतना बोल शिव ने फोन काट दिया। मयंक ने रुद्र की ओर देख कहा, क्या कहा मामू ने छोटे मामा? रुद्र ने सिर हिला, कहा, यही कि वो बच्चों को सही सलामत मेरे पास ले आएंगे और मुझे चिंता न करने के लिए कहा। मतलब मामू ऑलरेडी जान चुके हैं कि मामी और बच्चे कहाँ हैं? मयंक ने गाड़ी घुमाते हुए कहा। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ जान ही नहीं गए बल्कि वहां पहुंच गए हैं। मैं ही भूल गया कि भैया क्या है और वो क्या कर सकते हैं। अब मुझे मेरे बच्चों की कोई चिंता नहीं। रुद्र के इतना कहते ही मयंक ने हाँ में सिर हिला, कहा, आप सही कह रहे हैं छोटे मामा, मामू के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। अगर फैमिली पर बात आए तो वो कुछ भी कर सकते हैं और फिर यहाँ बात तो मामी और बच्चों की है, मामू भला कैसे चुप बैठते? रुद्र ने भी सिर हिला, कहा, हाँ भैया सच में हमारे परिवार की ढाल है, इसलिए अब तुम गाड़ी थोड़ा तेज चलाओ ताकि हम जल्दी से जल्दी वहां पहुंचे और भैया की मदद कर सकें। ये इस छोटे मामा, मयंक ने कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। इधर गौरी के सामने समीरा बड़े गुरूर से खड़ी थी, अपनी कामयाबी में खुश हो रही थी। गौरी ने उसकी ओर देख कहा, देखो तुमसे तो कोई दुश्मनी नहीं है हमारी, फिर तुम क्यों ये सब कर रही हो? समीरा बहुतान बोली, कहा, ना बदला लेना है तुमसे अपनी बेइज्जती का। भरे ऑफिस में तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था ना, मुझे बेइज्जत किया था ना सबके सामने। बड़ा विश्वास है ना तुम्हें पति पर वो तुम्हारा पति जिसे तुम बड़े प्यार से ठाकुर साहब कहती हो वो भी बड़ा दम भरता है ना तुमसे। मोहब्बत का तो देखती हूँ मैं भी कितनी मोहब्बत है उससे तुमसे। तुम्हें बचाने टाइम से पहुँच पाता भी है या नहीं? गौरी फीकी मुस्कान के साथ बड़े विश्वास से बोली, हमारे ठाकुर साहब जरूर आएंगे। और एक बात, हमने तुम्हें बेइज्जत नहीं किया था बल्कि बेइज्जत तो तुम खुद को कर रही थी अपनी झूठी इज्जत का ढिंढोरा पीट। अरे हमने तो बस अपने पति पर अपना विश्वास दिखाया जिन पर तुम खुद बुरी नजर डाले हुई थी और इल्जाम लगा रही थी उन पर, जबकि तुम खुद उनके आगे बिछने के लिए तैयार बैठी थी। गौरी के इतना कहते ही समीरा जोर से चीखी, गौरी, आवाज नीची। गौरी भी अपनी आवाज को बुलंद करते हुए बोली। समीरा गुस्से से उसे घूरने लगी। गौरी उसे बिना डरे देखते हुए बोली, आवाज बुलंद करना हमें भी आता है और तुमसे ज्यादा ऊंची आवाज है हमारी, और डरते नहीं है हम तुमसे। तुम किस बदले की बात कर रही हो? अपनी बेशर्मी और बेहयाई के बदले की। हमारे ठाकुर साहब पर नजरें उठा के देखने वाले की तो हम आंखें नोच ले और तुमने तो उन्हें छूने की कोशिश की थी, तो कैसे तुम्हें छोड़ते बोलो?
सजा तो मिलनी थी तुम्हें। ये तो शुक्र मनाओ कि सिर्फ थप्पड़ से ही काम चल गया तुम्हारा, वरना हम तुम्हारी जान ले लेते। गौरी के इतना कहते ही किसी की ताली बजाने की आवाज आई। गौरी ने आवाज की ओर देखा तो एनी ताली बजाते हुए वहां आए और साथ में रंजित भी था। उन दोनों को साथ देख गौरी के चेहरे पर कोई हैरानी वाले भाव नहीं थे। वो तो बड़ी निडरता से दोनों को देख रही थी। रंजित मुस्कुराते हुए बोला, वाह क्या तेवर हैं, क्या कशिश है दोनों के प्यार में, बिल्कुल एक जैसी। अगर इसे हाथ लगाओ तो शिव भी कुछ इसी तरह बौखला जाता है, मरने मारने पर उतारू हो जाता है। और आज इन्हें देख लो, ये भी शिव के लिए वही कशिश रखती है। उसकी ओर आंख उठाने वाले की आंख नोचने की बात करती है। सच में क्या प्यार है, वाह। गौरी उसे बड़े गुरूर से देख बोली, शिव की गौरी है तो शिव सी ही होंगी ना हम। शिव के बिना गौरी नहीं और गौरी के बिना शिव नहीं। उसकी बातें सुन एनी गुस्से से चिढ़ते हुए बोली, ये जो तुम्हारी बनारसी मैथोलॉजिकल लैंग्वेज है ना और तुम्हारा ये सुकौल ज्ञान, इसे अपने पास ही रखो, यहाँ किसी को इंटरेस्ट नहीं। ये सुन गौरी टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, तुम जैसे खल अज्ञानी को तो स्वयं भगवान कृष्ण भी ना कुछ समझा सके तो हम क्या है, हम तो तुच्छ मनुष्य। इतना सुन एनी गुस्से से उसे कुछ बोलने ही जा रही थी कि गौरी उसकी बात बीच में ही काट बोली, पहले हमारी पूरी बात सुन लो फिर बोलो। गौरी अपने दोनों हाथ बांध बोली, तुम दोनों को साथ देख हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि एक राक्षस दूसरे राक्षस के साथ ही होता है। और तुम मिस्टर रंजीत, तुम अपनी धुनाई भूल गए। अरे अपनी टूटी टांग का तो कुछ ख्याल कर लेते, याद है कैसे टांगे तोड़ी थी तुम्हारी, फिर भी तुम आ गए। लेकिन एक बात याद रखना, उस समय भी हमारे ठाकुर साहब ने ही हमारी रक्षा की थी और आज भी हमारे ठाकुर साहब ही हमारी रक्षा करने आएंगे, और तब तुम्हें छिपने के लिए ये धरती भी कम पड़ेगी। तो तुम अपनी खैर मनाओ, अभी तो सिर्फ एक टांग टूटी है, कहीं इस बार अपनी जान से ही हाथ न धोना पड़े। इतना सुनते ही रंजित आगे बढ़ा और गुस्से से तमतमाते हुए एक थप्पड़ गौरी को जड़ दिया। गौरी नीचे जमीन पर जा गिरी। उसका एक हाथ स्वतः ही अपने बच्चों के रशन के लिए अपने पेट पर आ गया। दोनों बच्चे बड़ी मम्मी बोल दौड़कर उसके पास आए। रंजित उसके पास आकर उसके बाल खींचते हुए बोला, हमारे बीच खड़ी हो फिर भी इतना गुरूर, इतना घमंड अपने उस शिव को लेकर। तुम तो अपनी जान की शुक्र मनाओ, क्योंकि जिस हालत में तुम हो ना, तुम हमसे मुकाबला कर नहीं सकती, इसलिए अपना मुंह बंद रखो, वरना कुछ देर बाद जो मौत आने वाली है वो अभी आ जाएगी। उसने गौरी के बाल बहुत ही कसके पकड़ रखे थे, लेकिन गौरी के चेहरे पर दर्द का कोई भाव नहीं था। दोनों बच्चे रंजित के हाथ पर लटक उसे मारते हुए बोले, छोड़ो छोड़ो हमारी बड़ी मम्मी को, छोड़ो। स्नेहा ने तो रंजित के हाथों पर काट लिया। रंजित दर्द से चीखा, आह, और उसने गुस्से अपना हाथ छुड़ा स्नेहा को जोर का थप्पड़ मारा, जिससे वो दूर जाकर गिरी और उसे चोट लग गई। गौरी उसे देख चीखी, स्नेहा। गौरी बड़ी मुश्किल से उठकर उस तक गई। उसने स्नेहा को उठाकर सीने से लगा कहा, स्नेहा बच्चे आप ठीक हो? स्नेहा। स्नेहा ने उसकी ओर रोते हुए देख कहा, बड़ी मम्मी बहुत जोर की लगी, ये अंकल बहुत ही बैड है, बैड अंकल। गौरी ने उसे फिर से सीने से लगा कहा, कुछ नहीं होगा बच्चे, कुछ नहीं होगा, बस डरना मत। कहते हुए उसने अंकित को भी अपने सीने से लगा लिया। एनी ने अपने गुंडे को इशारा किया तो दो आदमी आगे आकर बच्चों को खींचकर गौरी ने अलग करने लगे। दोनों बच्चे रोते हुए हाथ पैर मारने लगे। बड़ी मम्मी कहते हुए चिल्लाने लगे। गौरी भी रोते हुए बोली, बच्चों को कहाँ ले जा रहे हो? बच्चों को छोड़ दो, इन्हें कुछ मत करना, इन्हें छोड़ दो, बच्चे हैं वो, निर्दोष और मासूम है, इन्हें छोड़ दो। एनी गौरी के मुंह को अपनी हथेली में भींचते हुए बोली, बहुत फिक्र है ना तुझे इन बच्चों की, तो अब देखते हैं तुम्हें अपने बच्चे प्यारे हैं या ये बच्चे। गौरी घबराए नजरों से देख बोली, करना क्या चाहते हो तुम लोग? समीरा मुस्कुराते हुए बोली, यही कि तुम इन बच्चों को बचाने के लिए क्या कर सकती हो, बस यही देखना चाहते हैं। कहते हुए उसने गुंडों को इशारा किया तो दो गुंडे आकर दोनों बच्चों की कनपटी पर गन रख खड़े हो गए। गौरी ना में गर्दन हिला बोली, नहीं, बच्चों को कुछ मत करना, प्लीज नहीं, गोली मत चलाना। रंजित उसे शैतानी मुस्कुराहट के साथ बोला, अगर बचाना चाहती हो तो आओ, आकर बचा लो, 3 गिनने तक अगर तुम इन तक आ गई तो इनकी जान बच जाएगी। गौरी अपनी भरी आंखों से नामे गर्दन हिलाने लगी। तभी एनी बड़ी अदा से उसके हाथ पर मार बोली, ओ रंजीत, तुम भी ना, कुछ तो रहम करो, इस पर बेचारी प्रेग्नेंट है, 3 तक कैसे आएगी, गिनती थोड़ी बढ़ा दो। ये सुन रंजित ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है, चलो 10 तक काउंट कर लेते हैं। तो गौरी, अगर तुम मेरे 10 गिनने तक इन बच्चों तक आ गई तो इनकी जान बच जाएगी। अब तुम देखो कैसे आती हो और कितनी जल्दी आती हो, तो कम ऑन उठो गौरी, जल्दी उठो, आकर बचाओ बच्चों को। एनी उसके आगे आकर काउंटडाउन करने लगी, 1 2 3 कहते हुए वो सब हंसने लगे। गौरी उन सबको हंसते देख रही थी और अंदर ही अंदर अपनी हिम्मत जुटा रही थी। उसे कैसे भी करके बच्चों को जो बचाना था। गौरी उठने की कोशिश करने लगी लेकिन वो उठ ही नहीं पा रही थी।
बार बार उसकी हिम्मत जवाब दे देती। उसके पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। ये देख सभी जोर जोर से हंसने लगे। 4, 5, 6 काउंटडाउन आगे बढ़ने लगा। गौरी ने आखिर हिम्मत कर उठने की कोशिश कर जोर से चीखी, जय भोलेनाथ। इतना बोल गौरी एक झटके से उठ गई। सभी लोग उसे हैरानी से आंखें खोले देखने लगे। एपिसोड 291 बच्चे या पत्नी। गौरी जय भोलेनाथ का जयकारा लगा हिम्मत कर एक झटके से उठ गई। उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था, फिर भी वो किसी तरह खुद को संभाले अपना एक एक कदम बच्चों की ओर बढ़ा रही थी। दूसरी तरफ एनी और समीरा के काउंटडाउन शुरू थे। दोनों बच्चे बड़ी मम्मी के नाम से रो रहे थे और बाकी के गुंडे हंसते हुए बड़े मजे से ये सब एंजॉय कर रहे थे जैसे कोई तमाशा चल रहा हो। गौरी के लिए अपना एक एक कदम रखना भारी हो रहा था, लेकिन फिर वो हिम्मत कर अपने कदम बढ़ाए जा रही थी और आखिरी 10 तक गिनती खत्म हुई। इसके पहले कि ट्रिगर दबता और गोली चलती उसके पहले गौरी दोनों बच्चों के पास लपक कर जाने लगी कि समीरा ने बीच में अपनी टांग गड़ा दी। गौरी लड़खड़ाई, लेकिन फिर भी गिरते गिरते दोनों बच्चों को अपने दोनों हाथों से गन पॉइंट से हटा दिया और गौरी जमीन पर जा गिरी। गोली चलने की आवाज के साथ उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली। सभी हैरानी से गौरी को देखने लगे। उसी समय अचानक वहां गोली चलने की आवाज आई, क्योंकि शिव और विक्रांत और उसके पीछे माधव भी वहां पहुंच चुके थे, वो भी अपने आदमियों और पुलिस के साथ। फायरिंग में एक एक कर सभी गुंडे ढेर होने लगे। विक्रांत और माधव अपनी अपनी ओर से गुंडों से निपट रहे थे और शिव का गुस्सा तो आज अपने चरम पर था। आज वो किसी को ना ही कोई चेतावनी दे रहा था ना ही बात कर रहा था, बस जो भी सामने आता गोलियों से भून देता उन्हें। समीरा, एनी और रंजित बचकर भागने लगे, इधर उधर छिपने लगे। एनी और समीरा को पुलिस ने पकड़ लिया। शिव ने आकर रंजित की कॉलर पकड़ अपने करीब लाकर कहा, तुम अपनी हरकत से बाज नहीं आए और इस बार तो तूने बहुत गलत किया, बहुत गलत। कहते हुए उसकी दोनों हाथों और टांगों को पर गोलियां चला दी। रंजित बिलबिलाकर कर जमीन पर गया। शिव ने रंजित को अपनी लात से दूर धकेलते हुए कहा, कोई बात नहीं होगी, आज तुम यही सजा डिजर्व करते हो, अब जिंदगी भर दूसरों पर मोहताज रहोगे। तभी बच्चे शिव को देख चीखे, बड़े पापा। शिव उनकी चीख सुन दौड़ता हुआ उनके पास आया और उन्हें सीने से लगा, बोला, ठीक हो तुम दोनों? कुछ हुआ तो नहीं? अंकित रोते हुए बोला, हम ठीक है बड़े पापा, लेकिन बड़ी मम्मी। इतना सुन शिव ने तुरंत नजरें घुमाकर इधर उधर देख बोला, कहाँ है आपकी बड़ी मम्मी? वो वहाँ उस तरफ, स्नेहा ने कहा और शिव का हाथ पकड़ दीवार की दूसरी तरफ ले गई। शिव ने देखा गौरी वहां दीवार से टिककर बैठी कराह रही थी, दर्द से तड़प रही थी। उसकी हालत बहुत खराब थी। शिव ने तुरंत उसे अपने करीब कर कहा, गौरी, गौरी तुम ठीक हो? कहते हुए उसने इसके चेहरे को अपनी हथेली में भरा। गौरी उसे देख तुरंत बोली, ठाकुर साहब, हमारे बच्चे। शिव का ध्यान उसके कपड़ों पर गया जो खून से लाल हो रहे थे। शिव के चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। शिव ने तुरंत उसे गोद में उठाया और बाहर जाते हुए विक्रांत को आवाज लगाते हुए कहा, विक्रांत गाड़ी निकालो। विक्रांत शिव आवाज सुन उसकी ओर आया। गौरी को उसकी गोद में देख बोला, गौरी, इन्हें क्या हुआ? जल्दी गाड़ी निकालो, हॉस्पिटल जाना है हमें। विक्रांत ने सिर हिलाया और बाहर की ओर दौड़ा। माधव ने शिव की ओर देख कहा, तू जा, मैं यहाँ देख लूंगा। शिव ने सिर हिलाया और गौरी को लेकर आगे बढ़ा। बच्चे उसके पीछे ही थे। अब तक मयंक और रुद्र भी वहां पहुंच चुके थे। गौरी को देख रुद्र और मयंक दौड़े दौड़े शिव के पास आए। भाभी ठीक है? रुद्र ने पूछा। शिव ने कोई जवाब न देते हुए बस इतना कहा, तुम बच्चों को संभालो और हॉस्पिटल लेकर आओ, मैं गौरी को लेकर जा रहा हूँ। शिव इतना बोल आगे बढ़ गया। रुद्र ने भी बच्चों को गले लगाया और उन्हें लेकर गाड़ी में बैठ गया। विक्रांत बड़ी तेजी से गाड़ी चला रहा था और पीछे शिव अपनी गौरी को लेकर बैठा था। गौरी दर्द से तड़प रही थी। वो बार बार रोते हुए अपनी सांसों को समेट एक ही बात बोले जा रही थी, ठाकुर साहब प्लीज हमारे बच्चों को बचा लीजिए ठाकुर साहब। गौरी की हालत देख शिव का दिल भी दहल रहा था। आंखें तो उसकी भी नम थी और कैसे ना होती। उसकी गौरी तकलीफ में जो थी, फिर भी खुद को किसी तरह मजबूत कर वो उसे संभाल रहा था। शिव बार बार उसका सिर सहलाते हुए बोल रहा था, गौरी संभालो अपने आप को, कुछ नहीं होगा ना तुम्हें और ना हमारे बच्चों को, बस हिम्मत रखो गौरी, हम कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। गौरी कराहते हुए बोली, आह ठाकुर साहब, बहुत दर्द हो रहा है ठाकुर साहब, ऐसा लगता है हम नहीं बचेंगे। इतना सुन शिव उसे अपने सीने से लगा, बोला, नहीं गौरी ऐसा मत बोलो, कुछ नहीं होगा, तुम हिम्मत रखो, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं क्या करूंगा? कुछ मत बोलो गौरी, कुछ मत बोलो। गौरी उसे देख टूटी फूटी आवाज में बोली, ठाकुर साहब आप हमें वचन दीजिए कि चाहे जो हो आप हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। ये सुन शिव की आंखों आंसू झरझर बहने लगे। आगे बैठे विक्रांत की भी आंखें नम थी। गौरी की बातें सुन एक बार को उसका दिल भी विचलित हो उठा। शिव ने तड़प कर कहा, नहीं गौरी,
अपने मुंह से ऐसी बातें मत निकालो, किसी को कुछ नहीं होगा। विक्रांत आप गाड़ी तेज चलाए, शिव ने जोर से चीखा। विक्रांत ने सिर हिलाया और अपने आंसू पोंछ गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। वो जितना तेज चला सकता था उतनी तेज उसने गाड़ी दौड़ा दी। उसकी गाड़ी सड़क पर हवा से बातें कर रही थी। सारा ट्रैफिक, सारे सिग्नल तोड़ आखिर उसने गौरी को हॉस्पिटल पहुंचा ही दिया। दूसरी तरफ बच्चों ने रुद्र को सारी कहानी बता दी, जो भी उन दोनों के साथ हुआ और जो भी गौरी के साथ हुआ। स्नेहा रोते हुए बोली, हाँ पापा, बड़ी मम्मा ने हम दोनों को बचाने के लिए हमारे ऊपर कूद गई। बड़ी मम्मी को बहुत चोट भी लग गई थी, उनका खून भी बह रहा था। अगर बड़ी मम्मी ना होती तो वो गोली हम दोनों को लग जाती और हम दोनों मर जाते ना पापा। इतना सुन रुद्र ने तुरंत स्नेहा के आंसू पोंछ उसे सीने से लगा कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अंकित भी रोते हुए बोला, हाँ पापा, वो लोग बहुत गंदे थे, उन लोगों ने बड़ी मम्मी को मारा भी। बड़ी मम्मी ने हमें बचाने के लिए अपने बेबीज की भी परवाह नहीं की। वो बार बार यही बोल रही थी बड़े पापा से कि बेबीज को बचा लो, उनके बेबीज को कुछ होगा तो नहीं ना बड़े पापा। ये सुन मयंक और रुद्र ने एक दूसरे को देखा। रुद्र ने तुरंत अंकित को गले लगा कहा, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा, बेबीज को भी कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। दोनों बच्चे रुद्र के सीने से लगे रो रहे थे। रुद्र मन ही मन बोला, इतने छोटे बच्चों को भी समझ आ गया है नीलिमा की भाभी ने इनके लिए क्या किया। बच्चे भी प्यार की भाषा समझते हैं, लेकिन अफसोस तुम नहीं समझ पाए। आज भाभी ने तुम्हारे बच्चों को बचाने के लिए अपने अजन्मे बच्चों की भी परवाह नहीं की। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा नीलिमा, तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे भैया की लाइफ में इतने मुश्किल से तो खुशियां आई थी और तुमने उन्हें भी छीनने की साजिश की। अगर भाभी या बच्चों को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तुम मेरा वो रूप देखोगी जो कभी सोचा भी नहीं होगा तुमने। रुद्र की आंखों में इस समय नीलिमा के लिए बहुत ही गुस्सा और नफरत थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में गौरी का एग्जामिन हो रहा था। शिव बाहर बेचैनी से टहल रहा था। विक्रांत भी परेशान था, लेकिन उसने शिव के कंधे पर हाथ रख कहा, जीजा जी हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा गौरी को और ना ही बच्चों को। आप महादेव पर भरोसा रखिए, वो सब ठीक कर देंगे। इतना सुन शिव ने गुस्से से कहा, उन्हें सब ठीक करना ही होगा विक्रांत। वो बार बार मेरी ऐसी परीक्षा नहीं ले सकते। हर बार वो मेरी गौरी को जिंदगी और मौत के बीच लाकर खड़ा कर देते हैं और जैसे मुझे आजमा रहे हो, मेरे प्यार को आजमा रहे हो। लेकिन इस बार नहीं, इस बार तो मेरे होने वाले बच्चों की भी जान पर बनाई। अगर महादेव ने उन्हें कुछ भी होने दिया तो हमारी लड़ाई सीधे महादेव से होगी। उन्हें ठीक करना ही होगा, मेरी गौरी को और मेरे बच्चों को। तभी डॉक्टर बाहर आए। उन्हें देख शिव उनकी तरफ दौड़ा। डॉक्टर शिव के पास आकर बोली, मिस्टर सिंह, आपकी पत्नी की हालत बहुत खराब है, हमें तुरंत उन्हें ऑपरेट करना होगा। तो करिए डॉक्टर, जल्दी करिए। आप खड़ी क्यों हैं? बस किसी भी तरह उन्हें बचा लीजिए, शिव ने तड़प कर कहा। डॉक्टर ने शिव की ओर देखा, फिर विक्रांत की ओर। थोड़ी ठहरते हुए बोली, पर विक्रांत ने डॉक्टर के चेहरे के भाव देख कहा, आप कुछ कहना चाहती है? डॉक्टर ने सिर हिलाया और शिव की ओर देख कुछ हिचकिचाहट से कहा, पर आई एम सॉरी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम माँ और बच्चों में से किसी एक को ही बचा सकते हैं। डॉक्टर के इतना कहते ही शिव ने भरी नजरों से डॉक्टर को देखा। उसकी आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे, उसके शब्द जैसे हर चुके थे। सांसें एक पल थम गई। ये क्या हो गया? जिन खुशियों का इंतजार इतने महीनों से वो बेसब्री से कर रहा था, आज वही खुशियां उसकी गौरी की जान पर बनाई। नहीं, गौरी के बिना तो उसके जीवन की खुशी मायने नहीं रखती। वो गौरी के बिना क्या करेगा? शिव के मन में उथल पुथल मची थी। दिल के एक तेज दर्द का एहसास हो रहा था। विक्रांत भी उस मजबूत इंसान को टूटते हुए देख रहा था। उसने शिव को इतना हारा हुआ कभी नहीं देखा। विक्रांत मन ही मन बोला, ऐसा दिन महादेव किसी को न दिखाए। आज मेरी बहन जिंदगी और मौत से लड़ रही हूँ और मैं भी तो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। अभी तो मिली थी वो मुझे, मैं उसे खोना नहीं चाहता। शिव और विक्रांत को ख्यालों में डूबा देख डॉक्टर ने दोबारा पूछा, मिस्टर सिंह, मैं आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। डॉक्टर की आवाज से शिव अपने ख्यालों से बाहर आया और साथ में विक्रांत भी। डॉक्टर ने दोबारा पूछा, मिस्टर सिंह, आपका जवाब क्या है? जल्दी करिए, हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते। शिव ने बेचैनी से डॉक्टर को देखा। उसके लिए ये फैसला बड़ा मुश्किल था। विक्रांत ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे हिम्मत दी। शिव ने उसकी ओर बड़ी बेचारगी से देखा तो विक्रांत ने भी अपनी भरी नजरों से सिर हिलाया, जैसे कह रहा हो फैसला तो आपको ही लेना है। शिव ने आंखें बंद कर कहा, आप माँ को बचाए डॉक्टर। कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने नर्स को इशारा किया। नर्स पेपर लेकर उसके सामने आ गई। डॉक्टर ने शिव की ओर देख कहा, आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। इतना बोल डॉक्टर अंदर चली गई। नर्स ने शिव की ओर पेन और पेपर बढ़ा दिया। शिव ने कांपते हाथों से पेन थाम लिया।
लेकिन वो पेपर को एकटक घूरने लगा। उसके हाथ ही नहीं उठ रहे थे साइन के लिए। सर जल्दी कीजिए प्लीज, नर्स ने कहा। शिव के हाथ कांप रहे थे साइन करते हुए। ये देख विक्रांत ने आगे बढ़ उसके कंधे पर हाथ रखा और साइन करने के लिए हिम्मत बंधाई। शिव ने गहरी सांस ली और बड़ी हिम्मत कर उस कंसेंट पर साइन कर दिया। शिव के साइन करते ही नर्स उसके हाथ से पेपर खींच तुरंत अंदर चली गई और शिव अपनी भरी नजरों से देखता ही रह गया। एपिसोड 292 पल पल मुश्किल। अंदर गौरी का ऑपरेशन चल रहा था। शिव एक जगह असहाय और बेबस खड़ा शून्य में ताक रहा था। रुद्र और मयंक भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। स्नेहा और अंकित का भी चेकअप हो रहा था। उसी समय यशोदा, जिज्ञासा और परिवार के सारे सदस्य हॉस्पिटल पहुंचे। सत्यवीर ने रुद्र के पास आकर पूछताछ की। रुद्र ने उन्हें सब कुछ बता दिया। आलोक जी और सुधा वो अलग परेशान थे। गौरी उनके लिए सिर्फ उनकी बेटी ही नहीं बल्कि उनके जीवन का आधार थी। यशोदा ने शिव के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा तो शिव ने उनकी ओर देखा और बिना कुछ बोले उनके गले लग गया। एक माँ अपने बच्चे का डर, उसकी बेचैनी और घबराहट को अच्छी तरह पहचानती है। शिव की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। यशोदा का भी गला भर आया। अपने बच्चे की तकलीफ देख उनका कलेजा कट के रह गया था। वो शिव की पीठ सहलाते हुए उसे समझाते हुए बोली, कुछ नहीं होगा शिव, कुछ नहीं होगा गौरी को और ना ही तुम्हारे बच्चों को। सुना तुमने, कुछ भी नहीं होगा। यशोदा शिव को संभाल रही थी और आलोक जी सुधा को। सभी गौरी और उसके बच्चों के लिए परेशान थे। तभी वहां नीलिमा भागी भागी आए और सबको देख बोली, मेरे बच्चे कहाँ है, कैसे हैं वो। रुद्र को उसे देख बहुत गुस्सा आया। वो उसके पास आकर अपने दांत पीसते हुए बोला, क्यों आए हो तुम यहाँ। नीलिमा उसे देख बोली, मुझे मेरे बच्चों से मिलना है। रुद्र गुस्से से उसकी बाह पकड़ बोला, कितनी घटिया मानसिकता है तुम्हारी। तुम्हें अभी भी अपने बच्चों की परवाह है। जानता हूँ माँ हो लेकिन उन्हें खतरे में डालने वाली भी तुम खुद हो। और क्या तुमने भाभी के बारे एक बार भी पूछा? क्या उनके होने वाले बच्चों के बारे में एक बार भी पूछा? नहीं, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। नीलिमा रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दो रुद्र, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। मैं जानती हूँ मैं गलत थी, अपनी जलन में मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन एक बार मुझे मेरे बच्चों से मिल लेने दो प्लीज। कहते हुए वो आगे बढ़ने लगी लेकिन रुद्र ने उसकी बाह पकड़ उसे रोक कहा, तुम्हारे बच्चे नहीं है वो, क्योंकि तुम्हारी जैसी माँ से अच्छा है कि मेरे बच्चे बिना माँ के ही रहे। इस पर नीलिमा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं रुद्र प्लीज, मुझे मेरे बच्चों से अलग मत करो, मुझे माफ कर दो। कहा ना मुझसे गलती हो गई। रुद्र गुस्से से उसकी बात काट बोला, गलती नहीं गुनाह हुआ है तुमसे। अरे तुमने तो भाभी के अजन्मे बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। तुमने पाप किया है नीलिमा, पाप। रुद्र की बातें सुन नीलिमा रोने लगी। कोई उन दोनों के बीच नहीं बोल रहा। सभी खामोश थे क्योंकि रुद्र सही था। रुद्र उसे देखते हुए आगे बोला, कहाँ कमी रह गई थी नीलू? बोलो, क्या मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी या मेरे घर वालों के प्यार में? तुमने जो चाहा, जैसा चाहा वो सब मिला तुम्हें। अरे कितना प्यार करता था मैं तुमसे, लेकिन अब लग रहा है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कहते हुए रुद्र का गला भर आया। नीलिमा रोते हुए अपनी गर्दन ना में हिला, कुछ बोलने को हुई तभी दोनों बच्चे वहां आते हुए बोले, बड़ी मम्मी कहाँ है? सभी उन दोनों की तरफ देखने लगे। उनके शरीर पर चोट के निशान थे और स्नेहा के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी। नीलिमा उन्हें देख अपने आंसू पोंछ उनकी ओर बढ़ी ही थी। रुद्र उसके आगे आकर बोला, तुम नहीं मिल सकती उनसे। नीलिमा ने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ कहा, प्लीज प्लीज। ये देख यशोदा ने जिज्ञासा को आंखों से ही कुछ इशारा किया जिसे समझ जिज्ञासा रुद्र के पास आकर बोली, रुद्र क्या कर रहे हो? हॉस्पिटल है ये, हमारा घर नहीं, तो प्लीज शांत हो जाओ। रुद्र जिज्ञासा की ओर देख बोला, लेकिन दी। जिज्ञासा उसका हाथ पकड़ उसे आंखों से शांत करा बोली, ये टाइम नहीं है रुद्र इन सब बातों का। अभी हमें सिर्फ गौरी और उसके बच्चों के लिए प्रार्थना करनी है। देखो शिव को देखो, कैसे बुत बना खड़ा है, उसे किसी से कुछ मतलब नहीं है। वो बहुत परेशान है, प्लीज शिव के लिए शांत हो जाओ। जिज्ञासा की बात मान रुद्र नीलिमा के सामने से हट गया। उसके हटते ही नीलिमा आंखों में आंसू लिए मुस्कुराते हुए बच्चों की ओर बढ़ी तो बच्चे उसे देख शिव के पीछे छिप गए। सभी हैरानी से बच्चों को देखने लगे। बच्चों के छिपने से नीलिमा के उनकी ओर बड़े कदम रुक गए। वो वहीं से बोली, स्नेहा, अंकित, क्या हुआ बेबी, मम्मा के पास नहीं आओगे? स्नेहा शिव के पीछे से सिर निकाल बोली, नहीं, आपकी वजह से हमारा किडनैप हुआ। अंकित भी सिर निकाल कर बोला, हाँ, आपकी वजह से वो बैड अंकल हमें और बड़ी मम्मा पकड़ के ले गए क्योंकि आप उन बैड लोगों से मिली थी। ये सुन नीलिमा ने रुद्र की ओर देखा और जिसकी चेहरे पर व्यंग भरी मुस्कान थी। नीलिमा रोते हुए बोली, नहीं बेबी, ऐसी कोई बात नहीं, मम्मा आप लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं करती, मम्मा के पास आ जाओ। कहते हुए नीलिमा ने अपनी बाहें फैलाई। स्नेहा आगे आकर बोली, नहीं, आप उन बैड लोगों के साथ थे।
उस बैड आंटी ने आपको हमारे सामने फ़ोन किया था, हम दोनों ने आपकी आवाज़ सुनी थी। अंकित भी आगे आकर बोला, यस, मैंने भी सुना था, वो आप ही थी मम्मा। आप बड़ी मम्मा को हर्ट करना चाहती थी। आप बुरे हो मम्मा, बहुत बुरे। उन लोगों ने हमें मारा। स्नेहा को थप्पड़ मारा, धक्का दिया और हमारे सिर पर गन रखी यहाँ। कहते हुए अंकित ने अपने माथे की ओर इशारा किया। बच्चों की बातें सुन सभी के आंखों में आंसू थे और साथ ही अफसोस वो भी इस बात का कि इन मासूम बच्चों को खतरे में डालने वाली इनकी अपनी माँ ही निकली। नीलिमा अपने हाथ जोड़ बोली, सॉरी बेबी, मम्मा को माफ कर दो। मम्मा आपका कभी बुरा नहीं चाहती है, वो आपसे बहुत प्यार करती है ना। इस पर स्नेहा मुंह फुला बोली, नो, आपसे ज्यादा हमें बड़ी मम्मा प्यार करती हैं और आज हम दोनों को बचाने के लिए बड़ी मम्मी और उनके बेबीज को चोट लग गई। मम्मा आप बहुत बुरे हो, यू आर बैड मम्मा, वेरी बैड। ये सुन नीलिमा रोते हुए अपने घुटनों पर बैठ गई। रुद्र उसके आगे आकर बोला, सुन लिया तुमने, तुमसे कहीं ज्यादा समझदार मेरे बच्चे हैं क्योंकि वो मन के साफ और सच्चे हैं। छल कपट से दूर उन्हें समझ आती है तो सिर्फ प्यार और अपनेपन की भाषा, लेकिन अफसोस की जो तुम उन्हें कभी दे ही ना सकी। नीलिमा उसे अपनी आंसू भरी नजरों से देखने लगी। रुद्र उसकी ओर देख बोला, अब अगर बच्चों का जवाब सुन लिया हो तो अपना ये मनहूस चेहरा यहाँ से ले जाओ। इतना बोल रुद्र बच्चों के पास आया और उन्हें अपनी गोद में उठा उन्हें प्यार करने लगा। नीलिमा कुछ देर तो वहां खड़ी रही, लेकिन जब किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो वहां से हटकर एक कोने में खड़ी हो गई। यशोदा मन ही मन दुखी होते हुए बोली, हे महादेव, ये आप क्या कर रहे हो? मेरे दोनों बेटों की जिंदगी में तूफान आया हुआ है, इसे अब आप ही शांत कर सकते हो। मेरे बच्चों की खुशियां इन्हें लौटा दो। मेरे शिव को उसकी गौरी और बच्चों से अलग मत करना भगवान। ये एक माँ की दिल से प्रार्थना है, मेरे घर की खुशियां लौटा दो। सभी गौरी के लिए दिल ही दिल में प्रार्थना कर रहे थे। एक एक पल भारी था और शिव, उसकी तो जान ही अटकी थी। दूसरी तरफ आलोक जी और सुधा के लिए भी पल पल भारी था। सभी का ध्यान ओटी के दरवाजे की तरफ ही था। तभी ओटी का डोर खुला और डॉक्टर बाहर आए। सभी उसकी ओर दौड़े, लेकिन शिव अपनी जगह से हिला नहीं। वो वहीं खड़ा होकर डॉक्टर को देख रहा था, जैसे उसके चेहरे को देख तसल्ली करना चाहता हो कि सब ठीक है। लेकिन डॉक्टर के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सत्यवीर और जिज्ञासा ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर गौरी कैसी है? डॉक्टर ने सबको देख कहा, वो अब खतरे से बाहर है। ये सुन सभी ने चैन की सांस ली और शिव भी तुरंत डॉक्टर के पास आया, जैसे यही सुनने के लिए वो अब तक रुका था। तभी यशोदा ने बहुत हिम्मत कर पूछा, डॉक्टर बच्चे? ये सुन डॉक्टर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो यशोदा देख बोली, बधाई, अब दादी बन गई। आपके घर लक्ष्मी और गणेश का आगमन हुआ है। डॉक्टर के इतना कहते ही सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिव तुरंत डॉक्टर के सामने आकर बोला, डॉक्टर गौरी, गौरी तो ठीक है ना? डॉक्टर उसे देख बोली, ये मिस्टर सिंह, माँ और बच्चे दोनों सेफ हैं। ये समझ लीजिए कि एक मिरेकल ही हुआ है कि माँ और बच्चे दोनों की जान बच गई। ये सुन शिव की धड़कन बढ़ गई। उसने अपने माथे को रगड़ कहा, आप सच कह रही हैं? डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मिस्टर सिंह, मैं सच कह रही हूँ। डॉक्टर के इतना कहते ही शिव की आंखों से आंसू बहने लगे और होठों पर मुस्कुराहट आ गई। आलोक जी और सुधा जी भी ये सुन बहुत खुश हुए। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। आपने मेरे लिए क्या किया है? कहते हुए शिव ने उसके आगे हाथ जोड़ लिए। डॉक्टर उसका हाथ थाम बोली, इट्स ओके मिस्टर सिंह, मैं समझ सकती हूँ। शिव ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। तभी डॉक्टर शिव को देख बोली, वैसे मिस्टर सिंह, आपको एक बात बताना बहुत जरूरी है। ये सुन अभी घबरा गए। शिव भी घबराते हुए कहा, क्या बात है डॉक्टर? अभी तो आपने कहा कि सब ठीक है। फिर डॉक्टर थोड़ा अचकचाते हुए बोली, आई एम सॉरी मिस्टर सिंह, लेकिन आपकी वाइफ अब कभी माँ नहीं बन पाएगी। ये सुन सभी डॉक्टर को हैरानी से देखने लगे। डॉक्टर ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, यस मिस्टर सिंह, उनके गिरने की वजह से उनकी ओवरी डैमेज हो चुकी थी, जिसे हमें ऑपरेशन के दौरान निकालना पड़ा, इसलिए अब इसके बाद वो कभी माँ नहीं बन पाएंगी। शिव ने घबराते हुए कहा, गौरी ठीक है, मेरे बच्चे ठीक है, मेरे लिए यही बहुत है, अब और कुछ नहीं चाहिए। आपका बहुत बहुत थैंक्स डॉक्टर। क्या मैं अब गौरी से मिल सकता हूँ? डॉक्टर सिर हिला बोली, जी मिल लीजिए। अभी कुछ देर बाद उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तब आप उनसे मिल सकते हैं। अभी वो बेहोश है, 3-4 घंटे बाद होश आ जाएगा उन्हें। तभी मयंक एकदम से बोला, अरे लेकिन बच्चे कहाँ हैं? उनसे तो मिल सकते हैं। कहाँ है दोनों, मुझे देखना है। उसकी बात सुन सभी मुस्कुराते हुए डॉक्टर को देखने लगे। डॉक्टर भी मुस्कुराते हुए बोले, जी जरूर आप मिल सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं प्रीमेच्योर डिलीवरी है, तो दोनों बच्चे इनक्यूबेटर में हैं। कहते हुए डॉक्टर ने नर्स की ओर देख कहा, नर्स इन्हें बच्चों के पास ले जाए। नर्स ने मयंक की ओर देख कहा, आइए। मयंक के साथ साथ नर्स के पीछे लगभग घर के सभी लोग चले गए सिवाय शिव के। वो वही खड़ा था, उसे
सबसे पहले अपनी गौरी से जो मिलना था। यशोदा उसे देख बोली, शिव तू नहीं आएगा? शिव ने अपने आंसू पोंछ मुस्कुराते हुए कहा, आऊंगा माँ, क्यों नहीं आऊंगा, जरूर आऊंगा, बस एक बार गौरी से मिल लूं, उसे देख तसल्ली कर लूं कि वो ठीक है, फिर आता हूं ना बच्चों से मिलने। मेरे बच्चे हैं, वो बुरा नहीं मानेंगे, तब तक आप लोग देख लीजिए। शिव की बात कर यशोदा ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कहा, ठीक है तू गौरी के पास रुक। इतना बोल यशोदा चली गई। उनके जाने के बाद शिव की नजरें सुधा और आलोक जी पर उठी जो वहीं खड़े थे। शिव उनसे कुछ बोलता उसके पहले सुधा उसे देख बोली, तुम्हारी यही बात तुम्हें सबसे अलग बनाती है शिव, बहुत प्यार करते हो ना मेरी बेटी से? शिव ने ना में सिर हिला कहा, ओह, अपनी पत्नी से और मेरे बच्चों की माँ से। ये सुन आलोक जी सुधा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आंखों में आंसू। आलोक जी उसके सिर पर हाथ रख बोले, हमेशा खुश रहो और दोनों साथ रहो। शिव मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। एपिसोड 293 जो दिया वही पाया। गौरी को कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। शिव उसे देखने कमरे में आया। दरवाजे पर ही खड़ा होकर वो गौरी बेसुध गौरी को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। खुशी के साथ साथ गौरी को खो देने के डर में आंसू बह रहे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा गौरी के पास आया और कुछ देर खड़ा उसके चेहरे को निहारने लगा। उसने गौरी का हाथ हौले से अपने हाथ में थाम होठों से लगा लिया। आंखों से बहने वाले आंसू अब गौरी की हथेली को भी भिगो रहे थे। गौरी की हथेली को चूम शिव बोला, आज एक बार फिर तुम्हें खो देने के डर ने दिल दहला दिया। तुम क्यों बार बार ऐसा करती हो? क्यों बार बार मेरे प्यार को आजमाती हो? अब ये आखिरी बार था गौरी, अब अगर फिर से तुमने ऐसा कुछ किया ना तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। कहते हुए उसने उसकी हथेली अपने माथे से लगा ली। शिव ने उसके सिर पर हाथ फेर कहा, अब जल्दी से उठ जाओ गौरी, हमारे बच्चे अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं। और पता है महादेव ने मेरी और तुम्हारी दोनों की इच्छा पूरी कर दी। हमारे घर एक प्यारी सी परी और नन्हा सा राजकुमार आया है। अब बस जल्दी से तुम नींद से जाग जाओ। शिव उसके पास काफी देर तक बैठा रहा और उससे कुछ कुछ बातें करने लगा। इधर घर के सभी लोग बच्चे देखने आए हुए थे। दोनों बच्चे इंक्यूबेटर में रखे गए थे। उनके नन्हे नन्हे हाथ पैर और गुलाबी गुलाबी क्यूट सा चेहरा देख सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। माया खुशी चाहते हुए बोली, ओह माय गॉड, कितने क्यूट है दोनों, आई कांट बिलीव मैं इतने छोटे बेबीज की बिग सिस्टर हूँ। कितना मजा आएगा ना जब ये दोनों क्यूटली मुझे दी बोलेंगे। उसकी बात सुन सभी मुस्कुराने लगे। विक्रांत उसके पास आकर बोला, आप भूल रही हैं मामू की प्रिंसेस, ये मेरे भांजा और भांजी है तो उस नाते आप इनकी मामी हुई। ये सुन माया उसे देख मुंह बना बोली, ओ बड़े आए मामी बुलवाने वाले, मैं क्या इतनी भी बड़ी नहीं हुई कि कोई मुझे मामी चाची जैसे आंटी वाले शब्द से बुलाए। मेरे लिए तो दीदी ही ठीक है, मैं इनकी दीदी ही रहूंगी, तुम बनना इनके मामा। माया को ऐसा बोलते देख सभी हंसने लगे। मयंक माया और विक्रांत को दूर कर बोला, अरे हटो आप दोनों अपना थोड़ा दूर होकर निपटाए, अभी तो यहाँ लाइन है बेबीज को देखने की। कहते हुए वो सुमन को लेकर आगे आया। दोनों कांच में बच्चों को देखने लगे। मयंक मुस्कुराता हुआ बोला, वाह ये तो बिल्कुल रैबिट के बेबीज लग रहे हैं। उसकी बात पर सुमन ने उसे घूर के देखा और जिज्ञासा उसके सिर पर हल्के से मार बोली, कुछ भी बोलता है? मयंक अपनी बात संभालते हुए बोला, अरे आई मीन कि रैबिट के बच्चों की तरह क्यूट और नाजुक लग रहे हैं। ये सुन सभी ने सिर हिलाया। यशोदा भी बच्चों को अपनी भरी आंखों से देख रही थी। उनके शिव के बच्चे थे, वो शिव जिसने एक समय में जीने की इच्छा ही छोड़ दी थी, जहां उसकी जिंदगी एक मोड़ पर आकर रुक गई और गौरी के आने के बाद वो फिर से चलने लगी। और आज उनके सामने शिव के बच्चे थे जो सांस ले रहे थे। कहते हैं दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और दादी बनने का सुख एक तरफ। उनकी खुशी का तो ठिकाना नहीं था। दादी तो वो पहले भी बन चुकी थी स्नेहा और अंकित की, और वो दोनों भी यशोदा को उतने ही प्यारे हैं जितने कि शिव के बच्चे। लेकिन जो कठिनाई शिव ने देखी वो तो किसी और बच्चों ने नहीं देखी उनके, इसलिए शिव की तरफ उनका झुकाव कुछ ज्यादा था। दादी बुआ का ध्यान कब से यशोदा पर ही था। वो उनके कंधे पर हाथ रख बोली, ऐसे का देख रही हो जसोदा? ये सुन जिज्ञासा भी उनके पास आकर बोली, क्या हुआ माँ, आप कुछ बोल नहीं रही? यशोदा ने जिज्ञासा की ओर देखा, फिर दादी बुआ की ओर देख भरे गले से बोली, बुआ जी, ये मेरे शिव के बच्चे हैं, मेरे शिव के। इतना सुन जिज्ञासा और दादी बुआ के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जिज्ञासा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ, आपके शिव के, आपको बहुत बहुत बधाई माँ, आप फिर से एक बार दादी बन गई। दादी बुआ भी यशोदा को गले लगा बोली, फिर से दादी बनने की बधाई जसोदा। आपको भी बधाई बुआ जी, आप तो मुझसे भी ज्यादा खुश होंगी, आखिर आपको भी इसी घड़ी का कब से इंतजार था। यशोदा ने कहा तो दादी बुआ तुरंत सिर हिला बोली, तू सच कही जसोदा, हम तो कब से ही घड़ी के इंतजार में थे कि शिव के बच्चे हो, उसका परिवार आगे बढ़े। महादेव ने हमारी सुन ली, अरे हम तो अब खूब ठुमके लगाएंगे।
और सोहर भी गाएंगे और गवाएंगे। दादी बुआ की खुशी देख जिज्ञासा भी खुशी से बोली, जरूर दादी माँ, सोहर तो होगा और मैं भी आपके साथ ठुमके लगाऊंगी, आप अकेली नहीं रहेंगी। आप चिंता ना करो, आखिर मैं भी तो बुआ हूँ बच्चों की। कहते हुए जिज्ञासा ने भौहें तानी। यशोदा मुस्कुराते हुए उसके गले लग बोली, हाँ भाई, तुम्हें भी बधाई, तुम भी तो बच्चों की बुआ हो। कहते हुए यशोदा ने अपने आंसू पोंछे। जिज्ञासा ने सिर हिला कहा, हाँ। तभी दोनों की नजरें आलोक जी और सुधा पर गई, जो दूर खड़े उन सबको देख रहे थे। उनके होठों पर मुस्कान और आंखों में आंसू थे। यशोदा सुधा के पास आए और उसे गले लगा बोली, नानी बनने की बहुत बहुत बधाई हो सुधा। सुधा उसने अलग हो मुस्कुराते हुए बोली, आपको भी काकी। जिज्ञासा भी सुधा को गले लगा बधाई देने लगी। यशोदा ने आलोक जी को भी बधाई दी और उन्होंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। यशोदा उन दोनों को देख बोली, आप दोनों यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ आप दोनों भी अपने नात और नातिन को देख लो। आलोक जी मुस्कुराते हुए बोले, हम तो ये देख रहे हैं यशोदा जी की हमारी बिटिया कितनी भाग्यशाली है, जो उसे इतना अच्छा और प्यार करने वाला परिवार मिला है। आप सब लोग कितना प्यार करते हो हमारी बिटिया से और कितनी परवाह करते हैं उनकी आप लोग। ये सुन जिज्ञासा सुधा के कंधे पर हाथ रख बोली, आलोक जी, क्या गौरी हमारी कुछ नहीं लगती? कहते हुए उसने सुधा को करीब कर कहा, आपकी ये जो पत्नी है ना, ये दोस्त है मेरी बचपन की, और आपकी ये बेटी, अरे वो तो जान है हमारे घर की। उसके बिना घर का कुछ ही नहीं चलता। घर का हर सदस्य सुबह उठते ही गौरी 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 के नाम से इधर से उधर भागता रहता है। हमारी तो सुबह गौरी के नाम से और रात उसके नाम पर होती है। कभी ऐसे अचानक आना अपनी बिटिया के घर, फिर देखोगे कि आपकी बिटिया कैसे अपने घर में राज करती है। हाँ, राज करती है, वो भी अपने प्यार और अपनेपन के दम पर। गौरी ये सब डिजर्व करती है। उसे वही मिल रहा है जो वो अपने दोनों हाथों से लुटाती है, और वो है प्यार। सुधा भी उनके आगे हाथ जोड़ बोली, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बिटिया से इतना प्यार करने के लिए। यशोदा तुरंत उनकी हथेली थाम बोली, क्या कर रही हो सुधा? ये सब मत करो, अरे तुम तो नानी बनने की खुशियां मनाओ। ये सुन सुधा मुस्कुराते हुए बोली, जी काकी। सभी खुश थे, सभी एक दूसरे को गले लगा बधाई दे रहे थे और बातें कर रहे थे। सबको अपने में ही इतना मस्त देख कब से चुप खड़े स्नेहा और अंकित सभी को चुप कराते हुए एक साथ बोले, कोई हमारी तरफ भी ध्यान देगा? उन दोनों को ऐसे देख मयंक उनकी सिर सहला बोला, अरे अब तुम दोनों को क्या हुआ? तुम भी खुशियां मनाओ। स्नेहा अपनी कमर पर हाथ रख मयंक को घूरते हुए बोली, मयंक भाई आप चुप रहिए, कब से देख रही हो सब लोग यही कह रहे हैं ये बेबीज चुप है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, और आप लोग हो कि बोले ही जा रहे हो। अरे अब इनको भी तो बोलने दो, और मैं तो इनकी बिग सिस्टर हूं ना, तो मुझे भी चांस दो इनसे बात करने का। लेकिन नहीं, सभी आपस में ही लगे हुए हैं। अंकित भी गाल फुला बोला, और नहीं तो क्या, आप लोग तो जैसे भूल ही गए हम दोनों को और हमारे लिटिल सिस्टर और ब्रो को। अरे हमसे भी तो बात करो। बच्चों की बातें सुन सभी हल्के से हंसने लगे। उनकी सुन स्नेहा अंकित फिर से सबको घूरने लगे। एपिसोड 294 गौरी और बच्चे घर आए। सभी बच्चों को देख खुश हो रहे थे, लेकिन शिव वहां नहीं था। यशोदा को जब इसका ख्याल आया तो वो शिव को देखने वहां गई जहां गौरी को रखा गया था। शिव अब भी गौरी का हाथ थामे बैठा। यशोदा ने हौले से उसके कांधे पर हाथ रखा तो शिव ने पलटकर उन्हें देखा। यशोदा उसे देख बोली, शिव तू अपने बच्चों को नहीं देखेगा? शिव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माँ देखना तो चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे रिएक्ट करूँ। मैं खुश, बहुत खुश, लेकिन क्या खुद को संभाल पाऊंगा इस खुशी के आगे? अगर गौरी होश में होती तो मुझे संभाल लेती। हम दोनों ने ये सपना साथ देखा है। यशोदा उसके सिर पर हाथ फेर बोली, बेटा गौरी अभी होश में कहाँ है जो वो बच्चों को तेरे साथ देखे? जब उसे होश आएगा तो बच्चों को आखिर उसके पास ही आना है। तू चल मेरे साथ, उन्हें देख, तुझे जो खुशी होगी ना बेटा वो तूने कभी महसूस नहीं की होगी। चल तू चल मेरे साथ। कहते हुए वो शिव का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए वहां से ले गए। इधर अभी भी बच्चों पर हर कोई अपनी अपनी तरफ से दावा ठोक रहा था और अपनी अहमियत को लेकर बहस हो रही थी। तभी वहां यशोदा शिव को लेकर पहुंची और सबको देख बोली, रूम लोग अब चुप करोगे? उनकी आवाज सुन सभी उन्हें देखने लगे तो यशोदा मुस्कुराते हुए बोली, अरे तुम सब लोग अपना बाद में निपटाते रहना, पहले बच्चों के पापा को तो उन्हें देख लेने दो। यशोदा के इतना कहते ही सभी ने मुस्कुरा के शिव को देखा और ग्लास वॉल के सामने से हट गए। सबके हटते ही शिव को अपने बच्चे दिखाई दिए, नन्हे नन्हे गुलाबी गुलाबी जैसे किसी फूल की पंखुड़ी से नाजुक। शिव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने तुरंत यशोदा की ओर देख कहा, माँ ये मेरे बच्चे। यशोदा ने हाँ में सिर हिलाया। शिव मुस्कुराते हुए बोला, माँ कितने प्यारे हैं। सच में माँ, आपने ठीक ही कहा था कि बच्चों को देखने पर मुझे जो खुशी होगी वो मैं बयां नहीं कर सकता। मैं पापा, थैंक यू।
थैंक यू सो मच। शिव को इतना खुश देख दादी बुआ मुस्कुराते हुए बोली, शिव बिटवा, बाप बनने की खुशी तो हर खुशी से बढ़कर होत है। अरे अभी तो बस महसूस करो, जब ये दोनों तुम्हारी गोदी में आयन है और तुहे पापा कह पुकारिन है तब तो बढ़ाओ। अरे उस सुख की तो कोनो तुलना ही नहीं हो सकत है बीटवा। बुआ दादी की बातें सुन शिव मुस्कुराने लगा। शिव फिर से कांच में से बच्चों को देखने लगा। उसके और गौरी के प्यार को आज एक आयाम मिला था। एक खूबसूरत मोड़ पर आकर रुका उनका प्यार। लगभग शाम तक गौरी ने आंखें खोली और उसे होश आया। शिव उसके बगल में ही बैठा था। गौरी ने नजरें घूम चारों तरफ देखा और शिव को देख एकदम से बोली, ठाकुर साहब। गौरी की आवाज सुन शिव ने सिर उठा, उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोला, गौरी तुम जाग गई। गौरी उठने की कोशिश करने लगी तो उसे तेज दर्द हुआ और उसके मुंह से कराहने की आवाज निकली। शिव तुरंत उसे थाम बोला, क्या कर रही हो गौरी? आराम से, ऑपरेशन हुआ है। गौरी आंखें बड़ी बड़ी कर बोली, ठाकुर साहब बच्चे, हमारे बच्चे। बच्चे कहाँ हैं? वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ। गौरी इसके आगे कुछ बोलती उसके पहले ही शिव उसके होठों पर हाथ रख बोला, बस चुप। गौरी उसे अपनी आंसू भरी नजरों से देखने लगी। शिव उसे बिस्तर पर लिटाते हुए बोला, हमारे बच्चे ठीक है। ये सुन गौरी की जान में जान आई। वो उसका हाथ थाम बोली, कहाँ है हमारे बच्चे? शिव उसके गाल सहलाकर बोला, गौरी प्रीमेच्योर डिलीवरी है, बच्चे यहाँ तुम्हारे पास कैसे होंगे? उन्हें एनआईसीयू में रखा गया है। गौरी उससे पूछा, क्या हुए है? ये सुन शिव मुस्कुराते हुए बोला, हम जीत गए गौरी। गौरी उसे नासमझी से देखने लगी तो शिव उसके बाल सहलाते हुए बोला, महादेव ने मेरी और तुम्हारी दोनों की इच्छा पूरी कर दी। हमें एक सुंदर सी बेटी और एक प्यारा सा बेटा हुआ है। थैंक यू गौरी, थैंक्स सो मच। इतना सुन तो गौरी के चेहरे की मुस्कान और बढ़ गई। वो खुशी से बोली, आप सच कह रहे हैं? शिव ने सिर हिला कहा, हाँ बिल्कुल सच। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ ठाकुर साहब, प्लीज मुझे उनके पास ले चलिए। गौरी उसका हाथ थाम बोली। शिव ने उसे शांत कराते हुए कहा, लेकिन गौरी अभी तो तुम खुद इस हालत में नहीं हो। गौरी तुरंत उसका हाथ थाम बोली, प्लीज ठाकुर साहब, हमें हमारे बच्चों को देखना है प्लीज। तभी डॉक्टर अंदर आते हुए बोली, आप जरूर अपने बच्चों को देख सकेंगी मिसेज सिंह, बस थोड़ा रिलैक्स रहिए। उन्हें देख गौरी बोली, हम अपने बच्चों को देखना चाहते हैं डॉक्टर। हाँ देख लेना, लेकिन उसके पहले मैं आपका चेकअप कर लूँ, डॉक्टर ने कहा और गौरी को चेक करने लगी। डॉक्टर गौरी को देख बोली, अब आप ठीक है मिसेज सिंह, लेकिन प्लीज थोड़ा खुद को संभालिए और हाँ आप अपने बच्चों से मिल सकती हैं, मैं अभी नहीं। जैसा कि आप देख रही हैं कि आप मशीनों से घिरी हुई है। लेकिन डॉक्टर, गौरी के कहते ही डॉक्टर ने कहा, आई नो आप बच्चों को देखना चाहती है, बट आप आज रात तक रुक जाइए, फिर कल सुबह आप देख लेना अपने बच्चों को। गौरी ने मायूसी से शिव की ओर देखा तो शिव ने उसके सिर पर हाथ फिर कहा, मान जाओ ना गौरी, बस आज की रात। गौरी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुंह फेर लिया। ये देख शिव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वो समझ गया था कि गौरी नाराज हो गई है। तभी मयंक उसके आगे अपना फोन खोलते हुए बोला, ओ मामी जी, ज्यादा नाराज होने की जरूरत नहीं है, आप वहां नहीं जा सकती तो क्या हुआ, मैं लाया हूं ना उनकी वीडियो बनाकर आपके लिए, आप खुद ही देख लीजिए। कहते हुए उसने वीडियो प्ले किया। वीडियो प्ले होते ही गौरी के सामने दो क्यूट से प्यारे प्यारे बच्चे थे। गौरी बच्चों की तरह खुश होते हुए बोली, ठाकुर साहब हमारे बच्चे। फिर एकदम से उसके मुंह से निकला, आउच। उसके स्टीचेस में दर्द उठा। उसकी कराह सुन शिव घबराते हुए बोला, गौरी क्या कर रही हो? आराम से, ऑपरेशन हुआ है, ख्याल रखो। गौरी सिर हिला बोली, सॉरी ठाकुर साहब। वो एक्साइटमेंट में शिव नाराजगी से बोला, इसलिए तो कह रहा हूँ कि आराम से, तुम आराम से भी तो देख सकती हो ना। सॉरी, गौरी ने कहा और फिर से वीडियो देखने लगी। मयंक उन दोनों को देख बोला, मैं बाहर हूँ। अब शिव और गौरी दोनों मिलकर वीडियो देखने लगे। बच्चों को देख गौरी के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान थी। वो क्यूट सा फेस बना बोली, हाय कितने क्यूट है मेरे बच्चे। शिव ने उसकी बात काट कहा, हमारे बच्चे गौरी। ये सुन गौरी ने उसे देख मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है हमारे बच्चे, अब खुश। शिव सिर झुका बोला, बहुत मेहरबानी आपकी ठकुराइन जी। ये सुन गौरी मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। गौरी की हालत में भी पहले से काफी सुधार था और बच्चे भी ठीक थे। लगभग 1 महीने बाद गौरी और बच्चों की हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। शिव गौरी को थामे घर की दहलीज पर खड़ा था और उसके साथ जिज्ञासा और माया दोनों बच्चों को गोद में लिए। गौरी और बच्चों की नजर उतार उनकी घर के अंदर लिया। घर में जश्न का माहौल था। दादी बुआ ने अपने कहे अनुसार गाने वालियों को बुलवा लिया था। ढोलक थाप पर सोहर गया जा रहा था, जुग जुग जिएस तू ललनवा, ललनवा के भाग जागल हो। और दादी बुआ ठुमके लगा रही थी। वो आज बहुत खुश थी। बाद में जिज्ञासा, यशोदा और सुधा जी भी उनके साथ नाचने लगी।
इतने दिनों बाद घर में खुशियां आई थी तो सेलिब्रेशन तो बनता ही था। एपिसोड 295 बच्चों का नामकरण। घर में बच्चों के नामकरण की पूजा रखी गई थी। पंडित जी पूजा विधि और मंत्र उच्चारण कर रहे थे। पूजा में गौरी और शिव अपने बच्चों को गोद में लिए बैठे थे। तभी पंडित जी ने दोनों की जन्म पत्री देख कहा, अत्यंत ही शुभ घड़ी में दोनों शिशुओं का जन्म हुआ है, अतः दोनों ही इस घर के लिए बहुत ही शुभ हैं। ये सुन सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दादी बुआ दूर से ही दोनों बच्चों की बलाएं ले उनकी नजर उतारने लगी। पंडित जी सबको देख आगे बोले, अब बच्चों का नाम सुझाए ताकि नामकरण विधि पूर्ण हो। शिव और गौरी ने एक दूसरे की तरफ देखा। शिव ने गौरी को इशारा किया तो गौरी मुस्कुराते हुए बोली, मेरे बेटे का नाम होगा शिवांश। कहते हुए उसने शिव की ओर देख बोलने का इशारा किया तो शिव ने अपनी बेटी के नन्हे से हाथ पकड़ कहा, और मेरी बेटी का नाम होगा गौरांशी। नाम सुन सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। शिवांश और गौरांशी, अति उत्तम। एक गौरी का अंश है तो एक शिव का, अर्थात दोनों पूर्ण रूप से शिव गौरी के अंश हैं। पंडित जी ने कहा और दोनों बच्चों के नाम के साथ मंत्रोच्चार करने लगे। सभी के चेहरे पर हंसी खुशी थी। ऐसा ही तो था शिव गौरी का प्यार। दोनों खुद से पहले एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, इसलिए अपने बच्चों के नाम भी दोनों ने ऐसे रखे जिसमें दोनों का नाम आता हो। गौरांशी में गौरी और शिवांश में शिव दोनों ही थे। नामकरण विधि खत्म हुई, सभी मेहमान चले गए। शिव और गौरी भी अपने कमरे आराम कर रहे थे। दोनों बच्चे पालने में लेते थे। शिव गौरी का हाथ थाम बोला, हैप्पी। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, जी बहुत। शिव ने उसे अपनी बाहों में लेते हुए कहा, मैं भी बहुत खुश हूँ। थैंक यू गौरी, थैंक यू सो मच। तुमने मुझे पूरा कर दिया, मेरा परिवार पूरा हो गया। तुमने मुझे इतने क्यूट प्यारे प्यारे बच्चे दिए। तुम्हारा जितना थैंक्स करूं उतना कम है। तुम मेरी जिंदगी में रंग लेकर आए और मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। गौरी उसकी ओर देख बोली, ठाकुर साहब, सब कुछ आपका ही है क्या? ये सुन शिव उसे नासमझी से देखने लगा। गौरी उसके शर्ट के बटन ने खेलते हुए बोली, आप जो बार बार मेरी जिंदगी बोल रहे हैं ना, आप भूल रहे हैं कि अब आप में नहीं हम हो गए हैं, क्योंकि आपके जीवन में अब हम जो आ गए हैं और हमारे गौरांशी और शिवांश भी। इसलिए अब ये आपकी नहीं हमारी जिंदगी है और ये खुशियां भी केवल आपकी नहीं हमारी हैं। समझे आप? गौरी की बातें सुन शिव ने उसे फिर से अपने सीने से लगा कहा, ओके, अब नहीं कहूंगा, ठीक है, सब कुछ हमारा है ना, मेरा और तुम्हारा, अब ठीक है। ये सुन गौरी ने सिर हिलाया। शिव ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया और उसके माथे को हल्के से चूम लिया। सुबह हवेली में नीलिमा की एंट्री हुई, जिसे देख रुद्र का गुस्सा फट पड़ा। रुद्र गुस्से से बोला, तुम यहाँ क्या करने आए हो? निकलो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई नहीं। नीलिमा तुरंत उसके पैरों में गिर बोली, नहीं रुद्र, मुझे जाने के लिए मत कहो, माफ कर दो प्लीज। रुद्र अपना पैर झटक बोला, अपना ये ड्रामा कहीं और जाकर करो, यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं से। उसके पैर झटकते ही यशोदा गुस्से से रुद्र को डांटते हुए बोली, रुद्र, ये क्या कर रहा है तू? बहू है ये इस घर की, तू ऐसे नहीं कर सकता। कहते हुए यशोदा ने नीलिमा को कंधे से पकड़ उठाया। नीलिमा यशोदा के आगे हाथ जोड़ बोली, मम्मी जी प्लीज, मुझे माफ कर दीजिए। आप चाहे तो मैं घर के हर एक सदस्य के पैरों पर गिरकर माफी मांग लूंगी, लेकिन मुझे इस घर से जाने के लिए मत कहिए प्लीज। यशोदा कुछ बोलती उसके पहले रुद्र नीलिमा की बाह पकड़ बोला, ओ प्लीज, बंद करो अपना ये ड्रामा। तुम बस इस घर में वापस आना चाहती हो और कुछ नहीं, लेकिन इसका मौका मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तुम्हें बहुत जल्द डाइवोर्स पेपर्स मिल जाएंगे। अब जाओ यहाँ से। डाइवोर्स का नाम सुन सभी हैरान थे। नीलिमा भी आंखों में आंसू लिए बोली, डाइवोर्स नहीं रुद्र प्लीज, मुझे मेरे बच्चों से दूर मत करो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। मम्मी आप समझाए ना रुद्र को। यशोदा भी रुद्र की ओर देख बोली, रुद्र ये सब क्या है बेटा? तलाक लेने की क्या जरूरत है बेटा? तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम बच्चों को अपनी माँ से अलग नहीं कर सकते। ये सुन नीलिमा ने भी सिर हिलाया। रुद्र ने गुस्से से चीखते हुए कहा, कौन सी माँ और कैसी माँ? मम्मी, ये माँ जिसने खुद अपने बच्चों की जान खतरे में डाली, जिसने भाभी के अजन्मे बच्चों को मारने की साजिश करने वालों का साथ दिया, ये माँ कहलाने के लायक है। इसे निकाल बाहर करो मम्मी। तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें यहाँ बुलाया ही किसने? निकलो यहाँ से। तभी पीछे से गौरी की आवाज आई, इन्हें यहाँ मैंने बुलाया है भैया। गौरी की आवाज सुन सभी ने पलटकर देखा। गौरी शिव का हाथ थामे वही आ रही थी। रुद्र गौरी को देख बोला, भाभी आपने बुलाया इसे? आपने? लेकिन क्यों? गौरी उसे देख बोली, क्योंकि ये इनका भी घर है भैया। लेकिन भाभी इसने जो किया। रुद्र अपनी बात पूरी भी कर पाता उसके पहले गौरी बोली, इन्होंने जो भी किया वो बहकावे में आकर किया और मैं इन्हें माफ कर चुकी हूँ, अब आप भी इन्हें माफ कर दीजिए। रुद्र सिर झटक बोला, नहीं भाभी मैं नहीं माफ कर सकता।
मैं कैसे भूल जाऊं जो इसने आपके साथ किया, जो इसने मेरे बच्चों के साथ किया, कैसे भूल जाऊं। गौरी उसे समझाते हुए बोली, भैया गलती इंसान से ही होती है, हम सब इंसान ही हैं। आप इन्हें माफ करके एक मौका तो दीजिए, एक मौके की हकदार तो ये हैं, और जो इन्होंने किया उसकी सजा इन्हें भी मिली। इनकी आंखों में पछतावे के आंसू है। लेकिन भाभी, रुद्र ने कहना चाहा तो शिव उसके कंधे पर हाथ रख कहा, रुद्र गौरी सही कह रही है। नीलिमा को बहुत पछतावा है अपने किए पर, हो जाती है कभी कभी गलतियां इंसान से, और मत भूलो ये स्नेहा अंकित की माँ भी है, उनके लिए इसे माफ कर दो प्लीज। यशोदा भी आगे आकर बोली, रुद्र माफ भी कर दे नीलू को। देख हम सब जानते हैं ये दिल की बुरी नहीं है, बस थोड़ी बेवकूफ़ है इसलिए ये गलती कर बैठती है। जिज्ञासा और सत्यवीर भी रुद्र को समझाते हुए बोले, रुद्र माफ कर दो नीलिमा को। दादी बुआ भी बोली, अरे रुद्र अब माफ भी कर दे छोटी बहू को, अगली बार से कान खींच कर रखना इसके, इसे ज्यादा छूट मत देना, बस इस बार माफ कर दे। दादी बुआ की बातें सुन सभी हंसने लगे। गौरी ने नीलिमा की बाहें थाम कहा, जाए आप अपने कमरे में जाए। नीलिमा ने रुद्र को देखा तो उसने मुंह फेर लिया, लेकिन गौरी ने सख्ती से कहा, नीलिमा आप जाए अपने कमरे में। ये सुन नीलिमा उसके आगे हाथ जोड़ एक बार फिर सॉरी बोल अपने कमरे में चली गई। गौरी रुद्र की ओर देख बोली, भैया अब आप भी उन्हें माफ करने की कोशिश करिए, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया और घर से बाहर चला गया। यशोदा ने आवाज लगाई, रुद्र, लेकिन शिव ने उन्हें रोक कहा, रहने दो माँ, उसे खुद के साथ थोड़ा टाइम दो, खुद ब खुद समझ जाएगा सब। लेकिन यशोदा ने कहना चाहा तो शिव उन्हें अपने एक बाह के घेरे में लेते हुए बोला, आए माँ, रुद्र की चिंता छोड़िए। शिव यशोदा को अंदर की ओर ले आया। शिव की नजरें जब गौरी से मिली तो उसने होठों को गोल कर कहा, थैंक यू। गौरी ने भी मुस्कुराकर पलके झपका कर उसके थैंक यू का जवाब दिया। फिर गौरी ने होठों को गोल कर कहा, आई लव यू। शिव ने उसे जवाब देते हुए कहा, आई लव यू टू। ये समझ गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने सबकी को देख फिर शिव की ओर देख हल्की से आंख मार होठों को गोलकर शिव की ओर एक किस हवा में ही उछाल दिया, जिसे समझ शिव की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और गौरी के चेहरे शरारती मुस्कान आ गई। लेकिन दोनों पर कब से नजरें टिकाए। पानी पी रहे मयंक को तेज ठसका लगा, वो जोर जोर से खांसने लगा। सुमन उसकी पीठ सहला बोली, क्या हुआ मयंक जी। मयंक उसका हाथ थाम बोला, कुछ नहीं, बस खांसी आ गई। तुम चलो मेरे साथ। सुमन ने पूछा, कहाँ। मयंक उसे वहां से ले जाते हुए बोला, चलो तो पहले फिर बताता हूँ। सुमन सबको देख बोली, मयंक जी लेकिन। मयंक उसकी कलाई पकड़ वहां से ले जाते हुए बोला, चलो कहाँ ना, तो बस चलो। सभी उन दोनों को ऐसे जाते देख मुस्कुराने लगे। एपिसोड 296 प्यार का पैमाना। शिव गौरी का आंखों ही आंखों में चलने वाला रोमांस देख मयंक को खांसी का हल्का फुल्का दौरा सा पड़ गया। सुमन तुरंत उसके पास आकर उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, मयंक जी आप ठीक हैं। गौरी ने भी मयंक की ओर देख पूछा, क्या हुआ मयंक। मयंक ने गौरी को देखा फिर शिव को जो उसे ही घूर रहा था। मयंक ने किसी से कुछ नहीं कहा और सुमन का हाथ पकड़ वहां से जाने लगा। उसे ऐसे सुमन को ले जाते देख सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दादी बुआ जिज्ञासा को देख बोली, ले जिज्ञासा अब तो तेरा बेटा जो गया पूरी तरह से पराया, माँ के बजाय पत्नी को लेकर चला गया अपनी तकलीफ बताने। अरे उसे क्या हुआ ये तुझे भी तो बता सकता था ना। जिज्ञासा भी मुस्कुराते हुए बेपरवाही से बोली, अरे जाने दीजिए दादी बुआ, अच्छा है अब टेंशन मेरी बहू संभालेगी। इतने साल संभाला वो क्या कम है, जो शादी के बाद भी मैं संभालूं, और अब इतना छूटा भी नहीं कि माँ के आंचल से लिपटा रहे। दादी बुआ फिर से चुटकी लेते हुए बोली, हाँ सही है, तेरे आंचल से दूर होगा तभी तो बीवी के पल्लू से लिपटेगा। ये सुन सभी ठहाके लगा के हंसने लगे। सबको हंसते देख जिज्ञासा ने कहा, बिल्कुल सही कहा दादी बुआ, अब हमारे शिव को ही देख लो, कैसे दिन भर गौरी करते फिरता है। ये सुन शिव ने जिज्ञासा की ओर आंख दिखाए, लेकिन आज जिज्ञासा कहाँ मानने वाली थी। उसने उसे इग्नोर कर कहा, ये तो आप भी जानती है दादी बुआ, और सारा घर की गौरी से पहले शिव लड़कियों से दूर ऐसे भागता था जैसे कोई छूत की बीमारी हो, लेकिन अब देखिए कैसे गौरी के पल्लू से लिपटा रहता है। जिज्ञासा के इतना कहते ही एक बार फिर हंसी की फुहार बरसी। गौरी भी शिव को देख मन मन मुस्कुरा रही थी। गौरी ने मन में बोली, सही फंसे हैं आज, अच्छा है जो दीदी इनकी टांग खींच रही है, वरना तो हर बार सबको खुद ही सबको डरा कर लगते हैं घर में। शिव गौरी को ऐसे मन मन मुस्कुराते देख आंखें छोटी कर देखने लगा। उसने इशारे में गौरी से पूछा, क्या है, तो गौरी ने भी नाम एक गर्दन हिला, इशारे में ही बताया, कुछ नहीं। शिव फिर भी उसे घूर रहा था जैसे कह रहा हो, सब समझ रहा हूं मैं। सबकी हंसी ठिठोली के बीच यशोदा शिव की साइड लेते हुए बोली, क्यों परेशान कर रहे हो तुम सब मेरे बेटे को।
और अगर ये अपनी बीवी के पल्लू से बंधा है तो अच्छा ही है। अरे इसके लिए तो कितनी दुआएं कितनी मन्नतें मांगी थी मैंने, अब जो पूरी हो गई सारी मनौती तो क्या पिछला सब भूल जाऊं। महादेव की कृपा से तो ये दिन आया है, अब इसका मजाक उड़ाकर इसे छेड़ो तो ना इस तरह। जी माँ आप सही कह रही हैं, अब तो शिव की शादी हो गई और बाप भी बन गया है। लेकिन क्या आप भूल गई कि शिव से हंसी ठिठोली करना तो दूर, कोई उसके साथ मुस्कुराकर कुछ भर दे तो कैसे एक्सप्रेशन हो जाते थे उसके, और अब देखो कैसे है एक्सप्रेशन इसके। ये सुन शिव ने तपाक से जवाब दिया, ठीक वैसे ही दीदी जैसे जीजा जी के चेहरे के होते हैं आपके आसपास होने पर। क्यों जीजा जी? ये सुन कॉफी पी रहे सत्यवीर के मुंह से कॉफी बाहर आते आते बची। सत्यवीर उसे मुंह खोले देखते रह गए और अपनी चाबी हिलाता हुआ बाहर जाते हुए बोला, बाय, शाम को मिलता हूँ। शिव अपनी बात कह चला गया और जिज्ञासा उसे मुंह खोले उसे देखती रह गई। दादी बुआ हंसते हुए बोली, क्या हुआ जिज्ञासा, हो गई तोहर बोलती बंद? अब आपन मुंह तो बंद करे ले कब से खुला है? जिज्ञासा तुरंत अपना मुंह कर बोली, दादी बुआ ये शिव था, इसने कभी किसी को ऐसे जवाब नहीं दिया और ना किसी की हंसी ठिठोली में हिस्सा लिया। इससे पहले जब भी घर के ऐसा कुछ होता था तो वो चुपचाप वहां से उठकर चला जाता था, लेकिन आज तो मिजाज कुछ और थे उसके। दादी हुआ मुस्कुराते हुए बोली, अरे जिज्ञासा, का तुझे पता नहीं कि ये हवेली के हवाएं अब बदल गई? यशोदा ने सिर हिला कहा, जी बुआ जी बिल्कुल, परिवर्तन तो पहले से काफी हुआ है और ये अच्छा परिवर्तन है, सुखद है। कहते हुए वो गौरी के पास आए और उसके सिर पर हाथ फेर बोली, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। थैंक यू गौरी, बहुत बहुत थैंक यू, इस घर में इतनी ढेर सारी खुशियां लाने के लिए। ये सुन गौरी की आंखें झिलमिला गई और होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसकी भरी आंखें देख यशोदा ने उसे प्यार से अपने सीने से लगा लिया। इधर मयंक सुमन को उसे में ले आया। सुमन उससे अपना हाथ छुड़ा बोली, क्या कर रहे हैं मयंक जी, आप मुझे ऐसे क्यों ले आए सबके बीच से? मयंक उसे अपने करीब कर बोला, अरे बीवी, तुम भी ना, तुम बहुत अनरोमांटिक हो, मैं तुम्हें यहाँ रोमांस करने के लिए लाया हूँ। ये सुन सुमन ने उसे घूरा और उससे अपना हाथ छुड़ा बोली, आप मुझे ऐसे सबके बीच से यहाँ कमरे में रोमांस करने लाए हैं? मयंक प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगा तुम्हें कमरे में तुमसे लड़ने के लिए लाया है? रोमांस करने के लिए लाया है, लेकिन तुम तो लड़ रही हो यार। कहते हुए उसने सुमन को अपनी बाहों के जकड़ा। सुमन उससे दूर होते हुए बोली, हटिए, आप भी ना हद करते हैं मयंक जी, जाने सब क्या सोच रहे हो हमारे बारे में। मयंक फिर से उसे करीब कर बोला, कोई कुछ नहीं समझेगा, अरे शादीशुदा है यार, समझने दो जिसको जो समझना है। सुमन मुंह बना बोली, मयंक जी आप तो हर समय मजाक करते रहते हैं, कभी तो सीरियस हो जाया करिए। मयंक उसका चेहरा अपनी ओर कर कहा, यार तुम ना बड़ी बोर हो, कुछ तो अपनी दोस्त से सीख लो। सुमन कुछ सोच बोली, दोस्त मतलब गौरी? मयंक सिर हिला बोला, हाँ गौरी और मामू, मतलब मेरे मामू और मामी, ऐसे सबके बीच में भी उनका रोमांस कंटिन्यू रहता है और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होती, और एक तुम हो जो कमरे में भी रोमांस के लिए मना कर रही हो। ये सुन सुमन मुस्कुराते हुए बोली, ओ तो अब समझ आया कि ये रोमांस का भूत कहाँ से आया आपके दिमाग में, आपने गौरी और मामू को देख लिया। मयंक नासमझी से बोला, देख लिया मतलब? सुमन उसके गले में प्यार से बाहें डाल बोली, मतलब ये पतिदेव की जो आज आपने देखा या कभी कभार देखते रहते हो, वो अक्सर मैं उन दोनों के बीच देखती हूँ। सुमन के इतना कहते ही मयंक हैरानी से बोला, अक्सर देखती हो, फिर भी ऐसी कुछ नहीं सीखा तुमने? सुमन उसे आंखें छोटी कर देखते हुए बोली, और क्या सीखना चाहिए मुझे उनसे? रोमांस करना और क्या? मयंक ने कहा तो सुमन उसे करीब कर उसके सीने से लग बोली, मयंक जी आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मयंक उसे देख बोला, क्या मतलब? सुमन ने उसे प्यार से बेड पर बैठाया और खुद उसके पास बैठ बोली, मयंक जी मेरे कहने का मतलब है कि हम दोनों वैसे नहीं करते जैसे मामू और गौरी करते हैं, तो क्या हमारे बीच का प्यार कम हो गया? सुमन के इतना कहते ही मयंक ने उसे देखना में गर्दन हिलाई। ये देख सुमन बोली, नहीं ना, तो फिर ऐसा क्यों सोचते हैं कि उनके बीच का रोमांस हमसे ज्यादा है? वो दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटी है और हम दोनों डिफरेंट, वो जो करते हैं वो हम नहीं करते। मामू जो गौरी के लिए करते हैं वही सब आप मेरे लिए नहीं करते, लेकिन क्या अब मैं ये जिद लेकर बैठ जाऊं कि आप भी मेरे लिए वही सब करो जो मामू गौरी के लिए करते हैं, तो ये तो ठीक नहीं है ना। मयंक उसे अभी भी देख रहा था। सुमन उसे समझाते हुए आगे बोली, और मयंक जी ये भी तो हो सकता है कि जो आप मेरे लिए करते हैं वो मामू गौरी के लिए ना कर पाते हों, लेकिन किसी को देख मैं अपने प्यार की इकाई बदलूं या हम प्यार नापने का पैमाना तय करें, ये तो ठीक नहीं है ना। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बस यही एक सच्चाई काफ़ी है मेरे लिए, और ये सच ऐसा है जो दुनिया की हर शय से बड़ा है, तो फिर हम उन दोनों को देख खुद के प्यार की तुलना क्यों करें? ना आप मैं गौरी हूँ और ना आप मामू, अब कुछ आया समझ में? कहते हुए सुमन ने उसकी नाक खींच ली। मयंक अपनी नाक सहलाते हुए बोला, आह
सुमन की बच्ची, सब समझ तो आ गया, लेकिन ये क्या तरीका हुआ समझाने का? रुक, अभी तुझे बताता हूँ। ये सुन सुमन उठकर भागने को हुई तो मयंक ने उसकी कलाई पकड़ उसे अपनी ओर खींच लिया और सुमन सीधा उसके ऊपर आ गिरी। मयंक उसे अपनी बाहों में कसते हुए कहा, तुमने मुझे समझाया तो बहुत अच्छी तरह, लेकिन अब इसका इनाम भी तो तुमको मिलना चाहिए। सुमन को समझाते हुए बोली, मयंक जी छोड़िए ना, क्या कर रहे हैं? मयंक उस पर झुकते हुए बोला, रोमांस, वो भी मेरा वाला, इन मयंक स्टाइल। कहते हुए मयंक हल्के हल्के उस पर अपने प्यार की बौछार करने लगा। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। मयंक, सुमन, गौरी, शिव, विक्रांत, माया, सभी की लाइफ हंसी खुशी चल रही थी। नीलिमा भी पूरी कोशिश कर रही थी रुद्र से अपने गलती की माफी पाने की। घर के सभी लोगों ने उसे माफ भी कर दिया था। गौरी के साथ अब वो बहुत ही अच्छे से व्यवहार करती। गौरी की ओर उसकी अच्छे से जमने भी लगी थी। वो शिव और गौरी के बच्चों को भी प्यार और दुलार भी करती। देखते देखते शिव, गौरी के शिवांश और गौरांशी 1 साल के हो गए थे। दोनों थे बहुत प्यारे। शिवांश और गौरांशी दोनों में ही शिव और गौरी की पूरी झलक दिखाई देती थी। उन दोनों के पहले जन्मदिन के अवसर पर ही सुमन और माया की खुशखबरी का पता चलते ही उनका सेलिब्रेशन दुगना हो गया था। सारा परिवार खुश था और आने वाली खुशियों को समेटने के लिए खुशी खुशी तैयार था। एपिसोड 297, जिंदगी का सफर। 5 साल बाद सुबह का समय। आरती और पूजा की घंटियों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। आरती की आवाज सुन ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहे शिव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला, सुबह सुबह जब तक हमारी ठकुराइन की ये मधुर आवाज इस घर में ना गूंजे, इस घर की सुबह ही नहीं होती। पूरे घर को इसने अपना बना लिया। शिव ने शर्ट पहन बटन लगाने लगा तो देखा ऊपर का एक बटन टूटा हुआ था। टूटा बटन देख शिव खुद से ही बोला, ये टूटा बटन ये गौरी से कैसे अनदेखा रह गया? ऐसा तो कभी नहीं हुआ। शिव बटन हाथ में लेकर कुछ सोचने लगा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, लगता है आज रोमांस करने का मन है हमारी ठकुराइन का, तभी ये रह गया। चलो तो उनकी इच्छा पूरी कर देते हैं। कहते हुए शिव के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। बटन को मुट्ठी में दबाए शिव कमरे से बाहर आया। उसने ऊपर से ही नीचे झांक देखा। गौरी, यशोदा, जिज्ञासा और घर के बाकी लोगों को आरती दे रही थी। उसने आरती की थाली वापस मंदिर में रखी और बाहर आई। ये देख शिव ने ऊपर से आवाज लगाई, गौरी, गौरी। शिव की पुकार सुन गौरी के चेहरे बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई, जैसे उसको इसी का ही इंतजार था। तब तक शिव ने एक बार फिर आवाज लगाई, गौरी, गौरी जल्दी आओ। शिव की पुकार सुन यशोदा और जिज्ञासा एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगी। जिज्ञासा गौरी को देख आंखें मटकाते हुए बोली, जाओ गौरी, तुम्हारा बुलावा आ गया। सुमन भी उसे चिढ़ाते हुए बोली, हाँ हाँ गौरी जाओ जल्दी। वैसे एक बात बताओ गौरी, ये हर दूसरे दिन मामू तुम्हें ऐसे पुकारने क्यों लग जाते हैं? क्या करके आती हो तुम? गौरी तुरंत अचकाचाते हुए बोली, नहीं कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करते। अब तक शिव 2-3 बार गौरी को पुकार चुका था। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करने बैठे गौरांशी और शिवांश एक दूसरे को देख शरारत से मुस्कुरा रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देख कुछ इशारा किया और तुरंत चेयर से उतर दौड़े दौड़े गौरी के पास आए। गौरांशी ने गौरी का हाथ पकड़ कहा, मम्मा, पापा बुला रहे हैं, जल्दी जाओ। शिवांश ने भी उसका दूसरा हाथ पकड़ कहा, यस मम्मा, गो, वरना पापा तिल्ला तिल्ला कर पूरा घर छिल पर उठा लेंगे। आई नो आप तूत नहीं करती, वरना पापा चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर सिर पर उठा लेंगे। ये सुन गौरी प्यार से उसका मुंह चूम बोली, हाय मेरा प्यारा बच्चा। शिवांश को प्यार करते देख गौरांशी उसे घूर कर देखने लगी और शिवांश उसे चिढ़ाने के लिए गौरी के गले लग बोला, मेरी प्याली मम्मा। इस पर गौरांशी चिढ़ते हुए बोली, ओ मम्मा प्लीज, आप अपने बेटे को बाद में प्यार कर लेना, पहले मेरे पापा को जाकर देखो। आई एम श्योर आपने फिर से कुछ किया होगा। गौरांशी के इतना कहते ही सभी हंसने लगे। गौरी उसके गाल खींच बोली, चुप कर पापा की चमची, देख रही हो माँ आप? यशोदा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ देख रही हूँ, इसे भी और तुम्हें भी, और अगर ये अपने पापा की चमची है तो ये शिवांश भी तो तुम्हारा लाडला है। गौरी मुंह बना बोली, क्योंकि हमारा बेटा हमारी तरह है और ये पूरी अपने पापा पर गई, उन्हीं की तरह सब पर अपना हुक्म चलाती है, और गुस्सा तो पूछो मत। ये सुन गौरांशी उसे आंख दिखा अपने कमर पर हाथ रख बोली, हाँ मम्मा वेरी बैड, पापा कब से आपको बुला रहे हैं और आप अब तक यहाँ हो, गो फास्ट। गौरी उसे आंखें बड़ी बड़ी कर बोली, देखो देखो इसको देखो, पापा की लाडली कैसे धमका रही है। शिव ने इस बार थोड़ी तेज की आवाज लगाई, अरे गौरी कहाँ हो यार? मम्मा गो, गौरांशी ने कहा तो सभी मुस्कुराने लगे। गौरी उससे देख बोली, अभी तो जा रहे हैं लेकिन तुम्हें तो हम बाद में देख लेंगे। इतना बोल गौरी दौड़ते हुए ऊपर जाने लगी। शिव आईने में देखते हुए बोला, पता नहीं कहाँ रह गई, अब तक नहीं आए। तभी गौरी कमरे में आते हुए बोली, आ गए हम, अब बोलिए क्या काम है? शिव ने पलटकर उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें देखने का मन कर रहा था।
कहते हुए उसे कमर से पकड़ अपने करीब कर लिया। उसके ऐसा करते ही गौरी आंखें बड़ी बड़ी कर उसे देखने लगी। शिव उसे देख बोला, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? गौरी मुंह बना बोली, देख रही हूं कि आप झूठ भी बोलने लग गए। ये सुन शिव ने आंखें छोटी कर कहा, कैसा झूठ? इस पर गौरी ने उसके गले में अपनी दोनों बाहें डाल कहा, यही कि आपको हमें देखने का मन कर रहा था। और तुम्हें कैसे पता कि ये झूठ है? शिव ने उसे देख पूछा तो गौरी अपना चेहरा उसके करीब कर बोली, क्योंकि हम आपको अच्छे से जानते हैं। अगर हमें देखने का मन करता तो आप ऐसे ना बुलाते चीख चीख कर। आप तो बस आंखों से इशारा कर देते, हम खींचे चले आते आपके पास। ये सुन शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा इतना समझ गई तो ये भी बता दो कि किस काम के लिए बुलाया है? गौरी बड़े कॉन्फिडेंस से बोली, वो इसलिए बुलाया क्योंकि आपके शर्ट का बटन टूट गया है और उसे टांकने बुलाया है। ये सुन शिव मुस्कुराने लगा। गौरी उससे दूर हो अपनी हथेली आगे कर बोली, तो दीजिए। शिव ने कहा, क्या? अरे बटन और क्या? गौरी के इतना कहते ही शिव ने मुस्कुराते हुए उसकी हथेली पर बटन रखा। गौरी बटन लेकर सुई धागे से शिव के शर्ट का बटन टांकने लगी और शिव उसे बहुत प्यार से देखे जा रहा था। गौरी ने नजरें उठाकर उसे देख कहा, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? शिव ने कहा, देख रहा हूँ हमारी शादी को इतने साल हो गए लेकिन तुम हो कि आज भी वैसी हो। और तुम्हारी शरारतें वो भी वैसे ही हैं, इनफैक्ट अब तो और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। ये सुन गौरी ने भवें उचका कहा, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? और क्या किया हमने? शिव ने सिर हिला कहा, कुछ नहीं, बस ये बता दो कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी शर्ट का बटन टूटा है? ये सुन गौरी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और इधर उधर देखने लगी। शिव ने उसका चेहरा अपनी ओर कहा, क्या हुआ गौरी? बोलो, कैसे पता चला तुम्हें? गौरी ने कुछ सोचा कहा, वो हमने आपकी शर्ट देख ली थी तो इसलिए। अच्छा, शिव ने उसे देख कहा तो गौरी बड़ी मासूमियत से सिर हिला दिया। उसने जल्दी जल्दी से बटन टांका और उससे दूर होते हुए बोली, हो गया। इतना बोल वो जाने लगी कि शिव ने उसकी कलाई पकड़ तुरंत अपनी ओर खींच उसे बाहों लेते हुए कहा, गौरी। गौरी ने पूछा, जी। शिव ने कहा, शर्ट का बटन तुमने ही ढीला किया था ना? ये सुन गौरी उसे हैरानी से देखने लगी। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता चला, बस ये बता दो कि क्यों किया ये तुमने। गौरी नजरें झुका बोली, क्योंकि हम चाहते थे कि आप हमें बुलाएं। और वो क्यों? कुछ कहना है मुझसे? शिव ने पूछा तो गौरी ने उसे देख कहा, ठाकुर साहब, हम चाहते हैं कि आप आज कहीं मत जाए, यही घर पर ही रुके हमारे साथ। ये सुन शिव ने भौहें सिकोड़ कहा, और वो क्यों? आज क्या स्पेशल है? वो क्योंकि आज। गौरी बोलते बोलते रुक गई। शिव उसे देख बोला, क्योंकि? क्या गौरी, रुक क्यों गई? गौरी उसे देख बोली, आपको सच में नहीं पता कि आज क्या है? शिव सोचते हुए बोला, नहीं, तुम ही बता दो। गौरी मुंह बना बोली, ठाकुर साहब, आप जाए, हमें नहीं आपसे बात करनी, आप जाए, अपने ऑफिस जाए। शिव ने उसके गाल छू कहा, तुम मुझे कारण बता दो, मैं रुक जाता हूँ। कारण बता देने से आप रुक जाएंगे? गौरी ने पूछा तो शिव ने कुछ सोच कहा, नहीं, क्योंकि मेरी बहुत जरूरी मीटिंग है। इतना बोल शिव ने उसे अपने सामने से हटाया और अपने जूते ढूंढने लगा। गौरी फिर से बोली, ठाकुर साहब बारिश हो रही है, इसलिए मत जाए। ये सुन शिव ने उसे देखा और उसके करीब खींच कहा, क्या बात है, तुम्हें बारिश में रोमांस करने का मन है क्या? अगर ऐसा है तो मैं रुक जाता हूँ। गौरी ने जवाब दिया, अगर आप रुक गए तो क्या पता हमारा भी मूड हो जाए रोमांस का। ये सुन शिव ने आंखें बड़ी कर कहा, रियली गौरी? गौरी ने बड़ी मासूमियत से सिर हाँ में हिलाया। ये देख शिव ने उसके गाल थपथपा कहा, सॉरी गौरी, रुक जाता लेकिन बहुत जरूरी काम है, इसलिए रोमांस फिर कभी। कहते हुए वो फिर से अपने जूते ढूंढने लगा और गौरी मुंह बनाने लगी। गौरी उसे देख बोली, आप ना हमारी इतनी सी बात नहीं मान सकते और तब जाने क्या खोज रहे हैं, हमारी बात पर ध्यान तो दीजिए। शिव उसकी ओर देख बोला, जूते ढूंढ रहा हूँ। कहाँ है, मिल ही नहीं रहे। गौरी ने कहा, जूते तो हमने यहीं रखे थे। यहाँ नहीं है गौरी, शिव ने कहा और फिर से ढूंढने लगा। अरे तो कोई दूसरे पहन लीजिए, इतने जूते हैं आपके पास। गौरी ने कहा तो शिव ने शेल्फ खोल उसे दिखाते हुए कहा, गौरी इसमें एक भी पेयर जूते नहीं है, देखो। कहाँ गए सारे जूते? गौरी भी सोचते हुए बोली, अरे कहाँ गए जूते, यही तो थे। शिव उसे देख बोला, गौरी अगर तुमने छिपाए हैं ना तो जल्दी से दे दो। नहीं, हमने नहीं छिपाए, सच्ची। गौरी ने तुरंत अपनी गर्दन चुटकी में छूते हुए कहा। उसे इतनी मासूमियत से यकीन दिलाते देख शिव ने उसे बहुत प्यार से देखा और उसे अपने करीब कर उसके दोनों गालों पर किस कर कहा, तुम इतनी प्यारी हो ना गौरी कि तुम पर गुस्सा भी नहीं किया जाता। तुम ना बहुत चालू हो, अपनी इन मासूम अदाओं में मुझे फांस लेती हो, लेकिन प्लीज जल्दी से बताओ कहाँ है जूते। गौरी सिर हिला बोली, सच में नहीं पता हमें। ये सुन शिव ने गौरी आंखों में देख उसको दीवार से टिका दिया और उसके दोनों तरफ अपनी हथेलियों को रख उसके करीब आते हुए बोला,
गौरी अगर तुम नहीं बताना चाहती तो ठीक है, सजा के लिए रेडी हो जाओ, कहते हुए उसके होठों के करीब आया। अभी शिव ने उसके होठों को छुआ ही था कि वहां शिवांश और गौरांशी आ गए। दोनों एक दूसरे से तुरंत दूर हुए। शिवांश ने दोनों देख कहा, वाह, पापा मम्मा तो किस कर रहे थे। उसके इतना कहते ही शिव ने हैरानी से उसे देख कहा, क्या क्या कहा तुमने बदमाश। शिवांश कंधे उचका कहा, आले किस कर रहे थे और क्या। इट्स होते पापा। गौरांशी शिवांश का मुंह बंद कर बोली, शट अप बुद्धू, ऐसे नहीं बोलते, पापा गुस्सा करेंगे। शिव गौरी को घूर बोला, गौरी ये बहुत बोलने लगा है और ये सब तुम्हारे लाड का नतीजा है। गौरी ने भी शिव को जवाब देते हुए कहा, अच्छा, और अपनी लाडली के बारे में क्या विचार है आपके, वो जो सब पर धौंस जमाती रहती है, उसका क्या। शिव ने प्यार से गौरांशी के सिर पर हाथ फेर कहा, मेरी बेटी है, धौंस जमाना शोभा देता है इस पर। गौरी आंखें छोटी कर बोली, और ये किसका बेटा है। शिव ने शिवांश को भी प्यार करते हुए कहा, है तो मेरा ही, लेकिन शरारत में अपनी माँ पर गया है और हरकतें भी तुम्हारी तरह हैं। अच्छा, क्या हरकत की मेरे बेटे ने, जरा बताए, गौरी ने पूछा। शिव कुछ कहता उसके पहले गौरांशी बोली, पापा आप अपने जूते ढूंढ रहे थे ना, आप कहाँ मम्मा से लड़ने लगे। ये सुन शिव ने प्यार से गाल छूकर कहा, ये इस बेटा जूते कहाँ है जूते। दोनों बच्चों ने एक साथ कंधे उचका कहा, पता नहीं पापा, हम ढूंढ कर से सकते हैं। अरे तो जल्दी ढूंढो ना बेटा, शिव ने कहा। ये सुन शिवांश बोला, बस एक शर्त है पापा। शिव भवे उचका कहा, और वो क्या। ये सुन गौरांशी अपने गाल पर हाथ रख बोली, आप आज ऑफिस नहीं जाओगे। ये सुन शिव ने हैरानी से दोनों को देखा, फिर गौरी को। गौरी मासूमियत से अपने नाखून चबाने लगी। शिव ने उसे घूर कहा, ये सब तुमने किया ना, तुमने मेरे दोनों बच्चों को अपने जैसा बना दिया। गौरी उसके पास आकर बोली, हाँ तो क्या करें, आप है कि जिद पकड़े है, ऑफिस जाना है, ऑफिस जाना है। शिव झल्लाते हुए बोला, अब तो मैं ऑफिस जाऊंगा, चाहे फिर मुझे इन स्लीपर्स में ही क्यों ना जाना पड़े, जानते कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। कहते हुए शिव बाहर जाने लगा। एपिसोड 298 प्यार भरा आखिरी सफर। शिव को कमरे से जाता देख गौरी धीरे से गुनगुनाने लगी, हाय हाय, ये मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल है तड़पाए कि तेरी दो टिकिया दी नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए। ये सुन शिव ने उसे पलटकर देखा और कहा, पहली बात मैं तुम्हारे इन बातों से नहीं पिघलने वाला, और दूसरी बात ये सावन की नहीं बेमौसम की बारिश है, तो बाय। इतना बोल शिव कमरे से बाहर चला गया और गौरी मुंह बनाती वही खड़ी रह गई। शिव के जाने के बाद गौरा और शिवांश ने गौरी का हाथ पकड़ कहा, मम्मा चलो जल्दी, पापा चले जाएंगे। गौरी ने दोनों बच्चों को देखा और कहा, हाँ चलो चलो। तीनों शिव के पीछे भागते हुए नीचे आए। गौरी ने शिव को आवाज लगाते हुए कहा, ठाकुर साहब रुकिए तो सुनिए ना। शिव आगे चलता हुआ बोला, मैं कुछ नहीं सुनूंगा गौरी, पापा सुनिए तो एक मिनट। शिव ने पलटकर दोनों को देख कहा, गौरा शिवांश आप दोनों अपने मम्मा की तरफ हो आए नो बेटा, बट पापा, गौरांशी ने कहा। शिव ने ना में सर हिलाया। यशोदा और जिज्ञासा ने जब उन चारों को ऐसे देखा तो एक दूसरे को देखा और मुस्कुराने लगी। जिज्ञासा ने कहा, लो माँ, फिर कुछ हुआ है इनमें, और इस बार भी दोनों बच्चे अपनी माँ की तरफ हैं। मयंक ने सुमन से कहा, सुमन सुनो, तुम माँ मेरे बेटे को इन शैतानों से दूर ही रखना। सुमन उसे घूर बोली, मयंक जी क्या बोल रहे हैं। मयंक संभलते हुए बोला, अरे मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था, वैसे इन लोगों की मस्ती देख मजा बड़ा आता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है, चलो चलकर देखें अब क्या हुआ। सुमन ने सिर हिलाया और दोनों भी लिविंग एरिया में आए। वहां तो चारों के बीच पकड़म पकड़ाई का खेल हो रहा था। शिव आगे आगे और गौरी और बच्चे पीछे। यशोदा ने शिव को ऊपर से नीचे देख कहा, क्या हुआ शिव, कहाँ जा रहा है। माँ ऑफिस जाऊंगा, और कहाँ जाऊंगा। शिव के इतना कहते ही यशोदा उसके पैर देख बोली, ऐसे स्लीपर्स में। ये देख सभी हंसने लगे। सबको हंसता देख शिव ने खींचते हुए कहा, ये तो आप अपनी बहू से पूछिए, मेरे सारे जूते पता नहीं कहाँ छिपा दिए इसने, और तो और मेरे दोनों बच्चों को भी इस प्लान में शामिल कर लिया, इन दोनों को भी अपने जैसा बना देगी गौरी। ये सुन गौरी गुस्से से आगे आकर बोली, क्या मतलब है आपका, अपने जैसा मतलब, और आप अभी कमरे में भी ऐसा ही कुछ बोल रहे थे, क्या मतलब है इसका। शिव ने कहा, मतलब तुम अच्छे से जानती हो गौरी। गौरी मुंह बना बोली, नहीं हम नहीं जानते, आप बताइए। मयंक धीरे से बुदा बुदा बोला, लो फिर शुरू हो गए, मामी वर्सेस मामा, देखते इस बार कौन जीतेगा। ये सुन सभी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन दोनों की बहस सुन नीलिमा रुद्र भी अपने कमरे से बाहर आ गए, और उन दोनों को ऐसे देख नीलिमा रुद्र का हाथ पकड़ बोली, रुद्र जल्दी चलो, आज फिर से मजा आने वाला है। रुद्र अपना सिर हिला बोला, तुम्हें क्या मजा मिलता है भाई या भाभी की बहस को देख। नीलिमा मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि इन दोनों बहस कम रोमांस ज्यादा लगता है, और यही देखने में मजा आता है, अब जल्दी चलिए ना। रुद्र ने सिर हिला कहा, हाँ भाई चलो जल्दी,
रुद्र और नीलिमा भी जल्दी से नीचे आ गए। यशोदा शिव और गौरी को रोक बोली, क्या कर रहे हो तुम दोनों, ये किसी को चोट लग जाएगी। शिव यशोदा की ओर देख बोला, माँ आप अपनी बहू से पूछिए कि क्या है। कहते हुए शिव यशोदा के पास आया और उन्हें देख बोला, आपको पता है माँ, ये छटाक भर का शिवांश राह चलती लड़कियों को देख आंख मारता है और किसी भी लड़की को देख कहता है हाय ब्यूटीफुल। अब आप ही बताइए, ये कोई उम्र है इसकी ये सब करने की? अरे 6 साल की उम्र में ये सब सीख रहा है मेरा बेटा अपनी माँ से। शिव के इतना कहते ही यशोदा हैरानी से शिवांश की ओर देखने लगी तो शिवांश ने क्यूट सा फेस बना सिर नीचे कर लिया और घर के सभी ये देख मंद मंद मुस्कुराने लगे। गौरी मुंह बना बोली, अरे हमने नहीं सिखाया ये सब, ये तो खुद ही सीख गया। शिव ने कहा, खुद से कैसे सीख गया गौरी, 6 साल का है वो सिर्फ। इस पर गौरी कुछ बोल ही ना पाए और सिर झुका खड़ी हो गई। ये देख शिव यशोदा से बोला, देखा माँ, कहा था ना। शिव के इतना कहते ही शिवांश शिव से बोला, पापा मम्मा ने कुछ नहीं सिखाया, ये तो मैंने टीवी में देखा था। शिवांश के इतना कहते ही गौरी ने तुरंत कहा, देखा सुन लिया क्या कह रहा है हमारा बेटा, और वैसे भी अच्छा ही है जो ऐसा है, वरना हमें भी अपनी बहू की शक्ल देखने के लिए माँ जितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा। क्यों माँ? गौरी के इतना कहते ही सभी उसे मुंह खुले हैरानी से देखने लगे। मयंक धीरे से बोला, ये मारा मामी ने सिक्स। इस पर सुमन ने उसे घूर शांत रहने का इशारा किया। यशोदा भी गौरी की बात पर मुस्कुराने लगी। सबको ऐसे मुस्कुराते देख शिव चिढ़ते हुए बोला, डरो मत गौरी, तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, ऐसे तो ये 20 की उम्र में ही तुम्हारे लिए बहू ले आएगा। ये सुन गौरी गाल पर अपने दोनों हाथ रख बोली, हाय सच्ची। फिर शिवांश की बलाएं लेते हुए बोली, मेरा बेटा। गौरी के ऐसा करते ही सभी जोर जोर से हंसने लगे। सबको हंसते देख शिव ने अपना सिर झटका और कहा, सब एक जैसे हैं, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जूते। गौरी ने कहा। शिव ने पलटकर उसे देख टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, दुकानों में बहुत जूते हैं गौरी, तो थैंक यू। इतना बोल शिव बाहर जाने लगा, लेकिन गौरांशी उसे रोक बोली, रुको पापा, मैं लाती हूँ आपके जूते। इतना बोल गौरा वहां से चली गई। शिव मुस्कुराते हुए बोला, ये है मेरी बेटी, ये इसे अपने पापा की कितनी फिक्र है। गौरी मुंह बना बोली, बिल्कुल आपकी तरह, खडूस और एकडू। गौरांशी ने जूते लाकर शिव को दिए और कहा, पापा आप पहन लो। शिव ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर अपने जूते पहन लिए। शिव बाहर जाने लगा, फिर एकदम से पलटकर गौरी और शिवांश को घूरते हुए बोला, और तुम दोनों माँ बेटे, तुम दोनों की पनिशमेंट ये है कि तुम दोनों मेरी बेटी को लेकर ठीक 4 बजे सिटी मॉल आ जाना, कुछ गिफ्ट खरीदना है इसके लिए, मेरी प्रिंसेस जो है। शिव के इतना कहते ही गौरांशी खुश होते हुए उसके गले लग बोली, थैंक यू पापा। शिव ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर कहा, योर वेलकम बेटा। इतना बोल शिव गौरी और शिवांश को घूरते हुए बाहर चला गया। उसके जाते ही मयंक अंगड़ाई लेते हुए बोला, चलो भाई एंटरटेनमेंट खत्म, अब कुछ दिन का वेट करना होगा। ये सुन गौरी मयंक को घूर बोली, ज्यादा नहीं बोल रहे तुम। मयंक ने उसे देख मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी मामी जी। यशोदा गौरी के पास आकर बोली, गौरी छोड़ो इन सब बातों को और ज्यादा नाराज नहीं होते, वो नाराज है तो ये कोई बड़ी बात नहीं, उसने बुलाया है ना तो चली जाना बच्चों को लेकर। पर माँ, गौरी ने कहना चाहा, लेकिन यशोदा ने उसके सिर पर हाथ फेर कहा, चली जाना बेटा, इनवाइट जरूर गौरा के नाम का है, लेकिन असली मकसद तुम्हें भी बुलाना है, इस बात पर गौर करो और जाओ। ये सुन गौरी खुश होते हुए बोली, हाँ माँ, ये हमने सोचा ही नहीं, तो सोचो और अच्छे से तैयार होकर जाना। ठीक है, यशोदा ने कहा तो गौरी सिर हिला बोली, जी माँ। गौरी खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। गौरी के जाने के बाद गौरांशी और शिवांश यशोदा के पास आकर बोले, थैंक्स दादी। थैंक्स किस लिए? यशोदा ना समझी से बोली। गौरांशी ने अपने नन्हे नन्हे हाथ से उनके गाल छूकर कहा, मम्मा को जाने के लिए कन्विंस करने के लिए। हाँ, क्योंकि तुम्हारा गिफ्ट जो मिलने वाला है। जिज्ञासा ने उसके गाल खींच कहा। ये सुन शिवांश अपने माथे पर मार बोली, बुद्धू आप थप कुछ नहीं थमते। जिज्ञासा बहुए सिकोड़ बोली, क्या मतलब, क्या नहीं समझा हमने? शिवांश बोला, आले पापा ये थप दिलामा कर रहे थे मम्मा को वहां लाने के लिए। ये सुन सभी एक साथ बोले, क्या? गौरा ने सिर हिला कहा, हाँ। मयंक ने असमंजस से कहा, तो तुम लोग किसकी तरफ से थे, मामू या मामी? शिवांश ने होठों को गोल कर क्यूट सा फेस बनाकर कहा, आले हम तो थे पापा की तरफ, लेकिन मम्मा को लगा कि हम उनकी तरफ है, और ये छाला पापा का प्लान था। सभी ने सिर झटक एक दूसरे को देखा, जैसे कह रहे हो हम तो सच में बुद्धू बन गए। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया भाभी के बच्चे भी उनके जैसे ही हैं, अनप्रिडिक्टेबल। चलो मैं तो चला ऑफिस। इतना बोल रुद्र चला गया और बाकी सब भी अपने अपने काम पर चले गए। शाम 4 बजे गौरी दोनों बच्चों को लेकर मॉल के सामने खड़ी थी। शिव की गाड़ी उनके आगे कर रुकी। गाड़ी में से माधव बाहर आया। उसने गौरी को हेलो किया, उसका हाल चाल पूछा,
फिर गौरांशी और शिवांश की ओर देख बोला, गौरा शिवांश चले अंदर गेम जोन में। दोनों खुशी से उछलते हुए बोले, यस अंकल। दोनों बच्चे माधव के साथ चले गए। गौरी ने शिव की ओर देख कहा, बच्चे तो उनके साथ चले गए। शिव ने उसे बिना भाव के देख कहा, हाँ तुम आकर बैठो, हमें कहीं जाना है। गौरी पूछा, कहाँ? शिव ने उसे सीरियस फेस बनाकर देख कहा, ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आकर गाड़ी में बैठो। उसके चेहरे के सख्त एक्सप्रेशन देख गौरी चुपचाप आकर गाड़ी में बैठ गई। शिव ने बिना उसकी ओर देखे गाड़ी स्टार्ट की। गौरी ने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? शिव ने कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। लगभग 1-1.5 घंटे की ड्राइव के बाद उनकी गाड़ी एक खूबसूरत बंगलों के सामने आकर रुकी। शिव गाड़ी से बाहर आया और गौरी की तरफ का डोर खोल उसे हाथ देते हुए बोला, बाहर आओ गौरी। गौरी ने उसके हाथों में अपना हाथ दिया और उसे देख बाहर आई। ये हम कहाँ आ गए ठाकुर साहब? गौरी ने पूछा। शिव ने कहा, चलो बताता हूँ। शिव गौरी का हाथ थाम बंगलों के अंदर लाया। अंदर कदम रखते ही गौरी के ऊपर गुलाब के फूलों की बारिश होने लगी। गौरी ने अपने दोनों हाथ फैलाए और मुस्कुराते हुए ऊपर देखने लगी। उसकी मुस्कुराहट देख शिव के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। गौरी ने पूछा, ये सब क्या है? शिव ने उसे अपने करीब कर कहा, हैप्पी एनिवर्सरी मेरी ठकुराइन। ये सुन गौरी हैरानी से बोली, आपको याद था? शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट दिन मैं भूल सकता हूँ भला? मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आज ही के दिन मेरी गौरी हमेशा हमेशा के लिए मेरी हुई थी। उसकी बातें सुन गौरी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन फिर गौरी मुंह बना बोली, तो इसका मतलब सुबह सुबह वो झगड़ा, लड़ाई, वो भूलने का ड्रामा सिर्फ नाटक था? शिव ने सिर हिला कहा, हाँ वो सब नाटक था जिसमें मेरे साथ थे हमारे बच्चे भी। गौरी आंखें बड़ी कर बोली, क्या? शिव ने सिर हिला कहा, हाँ वो दोनों एक्चुअली में मेरे साथ थे जो तुम्हें लगा तुम्हारे साथ हैं। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, हमारे बच्चे भी ना बिल्कुल तुम पर गए हैं, एक नंबर के नौटंकीबाज। शिव के इतना कहते ही गौरी हंसने लगी। शिव ने इसके सामने एक ज्वेलरी बॉक्स खोल कहा, और ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। बॉक्स में डायमंड का बहुत ही खूबसूरत नेक पीस था, कैसा लगा? शिव ने पूछा तो गौरी ने कहा, बहुत खूबसूरत। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम लेकिन मेरी गौरी से कम। ये सुन गौरी मुस्कुराने लगी। शिव ने गौरी को आईने के सामने बैठाया और वो नेकलेस गौरी के गले में पहनाते हुए कहा, अब इसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई। ये बोल उसके गौरी के कंधों को हल्के से चूम लिया। उसके ऐसा करते ही गौरी खुद में ही सिमटने लगी। गौरी ने उसे आईने में देख कहा, वैसे तो इन कीमती तोहफों से कहीं ज्यादा कीमती है मेरे लिए आपका साथ। आप साथ हो तो सारे डायमंड भी फीके हैं। आपका साथ हमेशा मेरे साथ बना रहे, यही महादेव से प्रार्थना है। शिव ने उसे कंधे से पकड़ उठाया और उसे अपने सीने से लगा बोला, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम हमेशा साथ हों। हर जन्म तुम ही मेरी जीवन संगिनी बनो। अगर 7 जन्मों का साथ हो तो ये मेरा पहला जन्म हो। ये सुन गौरी ने उसे बहुत प्यार से देखने लगी और शिव उसे। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए अथाह प्यार था। शिव ने उसे देख आगे कहा, तुम नहीं जानती गौरी तुम मेरे लिए क्या हो। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी गौरी। मुझे प्यार दिया, परिवार दिया, इतने प्यारे प्यारे बच्चे दिए। तुमने मुझे पूरा किया है गौरी। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ गौरी। आई लव यू। गौरी ने भी उसकी आंखों में देख कहा, आई लव यू टू ठाकुर साहब। ये बोल उसके सीने से सिर टिका अपनी आंखें बंद कर ली। आज शिव गौरी का ये प्यार भरा सफर खत्म हुआ। बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन जब प्यार सच्चा हो तो सारी मुश्किल पार हो जाती है। और इसी के साथ हमारी कहानी का अंत होता है। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिएगा।